तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके एसएससी सीपीओ के आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी सीपीओ का जो आपका 23 का एग्जाम था उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे पूछा था कि आपको एसएससी सीपीओ के प्रैक्टिस सेट कवर करना है, तो मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर भी और आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया कि सर सीपीओ के एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ्स के वो लेकर आइए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हम एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट करने लगे थे, हमने एसएससी जीडी कवर करा था, सीजीएल करने लगे थे। आप लोगों ने बोला कि सर सीपीओ का एग्जाम सीजीएल से पहले होने वाला है तो उसको पहले कवर करा दीजिए। तो आपका नेक्स्ट मंथ में सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और सीपीओ में कहीं ना कहीं हम देखेंगे ना तो मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल जो रहता है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर वेंडर चेंज हो रहा है तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम आने वाले हैं? भाई 100% भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि एसएससी जो एग्जाम खुद जो संस्था खुद है वो कभी चेंज नहीं हुई ना। आपका जो कमीशन है वो तो चेंज नहीं हुआ ना, एसएससी ही एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपका जो एसएससी कंडक्ट कराता था वो यूपीएससी कंडक्ट कराने लगेगा, नहीं ना। तो आपका एसएससी ही एग्जाम पहले भी कंडक्ट कराता था, आज भी वही करा रहा है। उसने सिर्फ वेंडर चेंज किया और वेंडर चेंज किया तो वेंडर की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम पैटर्न बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कैट लेवल के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेवल वही रहेगा, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है कि जो वेंडर आ रहा है उसने पिछले कुछ सालों में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, तो थोड़े से अदर एग्जाम्स भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपका DSSS भी हो गया और ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आपका जो आईबी का एग्जाम हुआ था, है ना, और कुछ थोड़ा सा बैंकिंग का भी आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि जो वेंडर आ रहा है उसने पहले बैंकिंग के एग्जाम से बनाए हो या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अलग एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव तो पहले ये है कि सर हम एसएससी सीपीओ के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो इस क्लास में आपने थंबनेल देखा होगा, पूरे 50 क्वेश्चन में यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। आप में से कोई भी यदि हमारे चैनल पर पहली बार आया भाई, यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखकर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और ये पूरे 50 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा और जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है वो बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 3-4 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो छोड़ने लायक होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से हमको छोड़ना है, और छोड़ना नहीं है तो करना है तो फिर किस तरीके से करना है। क्या ऑप्शन देखकर हम कर सकते हैं, क्या यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, तो किस प्रकार से हमको करना है, मतलब हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होना चाहिए, वो क्या सही अप्रोच है, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और आज मैंने मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था आपके कम्युनिटी पोस्ट में, एसएससी सीपीओ का 23 का, और मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था, व्हाट्सएप पर भी मैंने स्टेटस लगाया था। तो आपके बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास उस क्वेश्चन को लेकर, आप लोग मुझे सॉल्व करके भेज रहे हैं। कुछ लोग तो उसका बेसिक बिल्कुल अजीब सही कर दे रहे हैं, कुछ लोग बेसिक से सही कर रहे हैं। आंसर 4.06 समथिंग आ रहा है आप लोगों का, वो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है, इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये जो एसपी का रेशियो यहाँ पर आया हुआ है ना, 2:1 में, आप वो क्वेश्चन देख कर आना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें क्या डिफरेंट होने वाला है उस क्वेश्चन के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं भाई। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बहुत सही ट्रिक बताने वाला हूं, और उसके लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया वो भी आपको लिखकर बताने वाला हूं। उस फॉर्मूले की मदद से आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। जैसे आपने सुना था ना कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, बस उसी प्रकार से आपको इधर से वैल्यू डालना है, उधर से आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देवियों और सज्जनों, थोड़ा सा रंग भर देते हैं आपके जीवन में। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला बोला है कि स्टडी द गिवन डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन एंड दैट फॉलोज। द डेटा शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन सिविल सर्विस एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन इन द ईयर 2020, 21 एंड 22 इन यूएसए। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 21 में जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे सिविल सर्विस का और इंजीनियरिंग सर्विस का, उसमें जो स्टूडेंट कैंडिडेट अपेयर हुए थे वो, और कितने पास हुए उनका परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कितने ग्रेजुएट हुए उनका परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, बोला क्या है आपसे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु अपीयर्ड फॉर बोथ सीएस एंड ईएस टुगेदर इन ईयर 2022। 2022 में सीएस में और ईएस में कितने टोटल ग्रेजुएट ऐसे हैं जो अपेयर हुए हैं, तो वो आपको बताना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर हुए वो तो ये दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से कितने ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट आउट आउट ऑफ द टोटल कैंडिडेट अपेयर, मतलब ऐसे कितने ग्रेजुएट थे जो अपेयर हुए इस एग्जाम में, तो उसका परसेंटेज के फॉर्म में ये दिया हुआ, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। और सेकंड थिंग, ये जो आपका दिया ये हजार में दिया हुआ है, देखो 75,000 बोला ना यहाँ पर। देखिए कैंडिडेट्स इन 1000, तो ये 75,000 है, ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, ऐसा। ठीक है,
अब यहाँ पर बात ये आती है सर कि उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु अपीयर्ड इन बोथ सीएस एंड ईएस टुगेदर इन 2022, मतलब 2022 में कितने हुए। तो देखो 2022 में 1,20,000 है, लेकिन उसमें से बोल रहा है कि उसमें से 80% जो थे ना वो ग्रेजुएट अपेयर हुए थे। तो हमको क्या करना है सर, 1,20,000 का 80% निकालना है। तो ये हो जाएगा किस में, तो सर आप बोलेंगे सर ये सिविल सर्विस एग्जाम में हो गए। और दूसरा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में कितने होंगे, तो वो हो जाएगा सर कितना, तो यहाँ पर देखो 1,35,000 का, 1,35,000 का, 1,35,000 का कितना हो जाएगा, 78%। ठीक है, चलो परसेंट से सुन सा बसुन हो जाएगा, प्यार की धुन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 8 जा कितना हो जाता है, 96, 2 0 यहाँ से और एक ये 96,000 हो गया। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। चलिए तो एक जीरो लिखते हैं यहाँ पर। 78 5 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 78 5 जा तो नानी याद आ गई। भैया नानी याद आने वाली बात नहीं है, इसको ब्रेक करके करेंगे हम। क्या मैं इसको 70 और 8 मान सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपको मन में मानना है। 75, देखो जीरो तो जीरो कर दिया, 75 जा 350 हो जाएगा 350, और 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो 350 में 40 जोड़ूंगा तो 390 का जीरो आ जाएगा, 39 कैरी ओवर आ जाएगा। फिर 78 थ्री जा कितना हो जाएगा, तो 8 थ्री जा 24 और 210, 210 में 24 जोड़ेंगे 234, 234 में 39 जोड़ना थोड़ा सा टफ है, तो मैं बोलता हूँ 234 में आप 39 की जगह 40 जोड़ दो, तो 274 हो जाएगा। और 274 में से एक जो एक्स्ट्रा ऐड किया था वो माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 273 का 3, कितना कैरी ओवर 27। फिर 78 वन जा 78, 78 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ 78 में 27 जोड़ने का बेस्ट तरीका ये है कि आप 78 में पहले इसका 2 दे दो, तो 2 देते ही ये कितना हो जाएगा 80। अब 80 में 25 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 105, तो 1,05,300 हो जाएगा। चलो 1,05,300 इन सबको जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 0,0,350 और ये 1, इन सबको ऐड करना है, तो 0 सुन 6,511,0,1, तो 2,13,000 इसका आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन इतना कोई टफ नहीं था कि आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इन सिटी डी। सिटी डी में भैया नंबर ऑफ कैंडिडेट दिए हुए हैं, ये लाखों में दिए हुए हैं। ठीक है, 2.35 लाख। तो उसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन सिटी डी, तो भैया देखिए पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है 4:6। तो सर सिटी डी में टोटल 2.35 लाख स्टूडेंट्स हैं, उसका कितने फेल हो रहे हैं, हमने उसमें पूछा ना फेल कितने हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे 6 फेल हो रहे हैं, कितने में से, टोटल 10 में से। तो आप बोलेंगे सर 6 फेल हो रहे हैं टोटल 10वें हिस्से में से। बस बिंदु हटाकर 2 जीरो नीचे लगा दो कुछ समय के लिए। 6 5 से 30 का 0, 3 यहाँ, 6 3 18 और 3 21 का 1 2 यहाँ, 6 2 12 और 2 14। तो आपका आंसर सीधे सीधे दिख रहा होगा, 3 के पहले पॉइंट लगाना था, तो 1.410 एक ही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है, ये प्रति वर्ष 15% ब्याज दर से बढ़ती है, ब्याज दर नहीं वार्षिक दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या कितनी रही होगी, मान लेते हैं सर 15% हर वर्ष बढ़ती है, आज इतनी है, बोला टोटल जो है वो आज इतनी है, 3,52,314, 15% की दर से बढ़ती है। सर 15% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब हर बार कितनी हो जाती है सर, 20 से 23 हो जाती है, हर साल 20 से 23 हो जाती है। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है कि ये जो है पॉपुलेशन सिटी की इतनी आज है, वो बोल रहा है 2 साल पहले कितनी रही होगी। तो सर 2 साल पहले का जाना है ना, मैं बोलता हूँ सर आज ये 23 से 20, पहले 23 रही होगी, ये रेशियो अपोजिट, क्योंकि पुराना 2 साल पहले का पूछ रहा है। अब आपके मन में इसको लेकर कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर रेशियो ऐसा अपोजिट कैसे कर दिया, तो मैं बेसिक से बता देता हूँ। मान लेते सर 2 साल पहले जनसंख्या एक्स थी, इस साल वो 20 से 23 हो गई, फिर अगले साल 20 से 23 हो गई, और 20 से 23 होने के बाद अब कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 3,52,314। अब सबको मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा सर, इनका अगर मैं स्थानांतरण करूंगा, इधर उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 20 20 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और नीचे 23 23 आ जाएगा, तो ये यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ। ठीक है, चलिए 23 का टेबल पढ़ते हैं। 23 वन जा 23 होता है, कितना बच रहा है, तो आप बोलेंगे 7 5 12 बच रहा है, 12 इधर आ जाएगा 122। 23 का टेबल कितने बार पढ़ूं, तो 6 बार में यदि मैं पढ़ता हूं तो 120, और 3 6 जा 18, ज्यादा हो रहा है, तो 5 बार में पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा 115। तो मैंने 5 बार में पढ़ा, 1 के बाद 5 बार में पढ़ा 115, 7 बच रहा है, 7 कैरी ओवर। 23 2 जा 46 होता है, 23 3 जा कितना होता है 69, तो 3 जा पढ़ा तो 69, कितना बचा 4, 4 कैरी ओवर तो 41।
23 टू ज़ा तो 46 हो जाएगा, तो 23 वन से ही पढ़ूंगा, 23 वन से 23, कितना बच रहा है? तो आप बोलेंगे सर 11 12 11, 23 वन से 23 पढ़ दिया, 7 प्लस 1 8, 18 बच रहा है, फिर 184 हो रहा है। 184 कितने बार में आएगा? तो आप बोलेंगे सर 184 अगर मैं पढ़ूंगा तो 23 के टेबल में अगर मैं 6 टाइम पढ़ दूं तो कितना हो जाएगा? 120, और 3 6 जा 18, तो नहीं आ रहा है। 7 टाइम्स में पढ़ूंगा तो भी नहीं आएगा। 8 टाइम्स में पढ़ूंगा तो 3 8 जा 24 और 2 8 जा 16, बिल्कुल आ रहा है, तो 8 टाइम में ये पूरा जा रहा है। फिर 23 से कट करूंगा, 23 के टेबल में 153 तो आता नहीं है, तो मैं कितने बार में पढ़ूंगा? सर यदि मैं 6 टाइम पढ़ दूं, 23 6 जा तो 120 और 18 138 हो जाएगा। 7 से पढ़ दूंगा तो 140 और 21 161 हो जाएगा, तो इसलिए 6 टाइम में पढ़ूंगा। तो 6 टाइम में पढ़े तो कितना हो गया? 126 जा 120 और 3 6 जा 18, तो 138। 138 के बाद कितना बच रहा है? 12 और 3 15, तो 150। फिर 6 टाइम्स में पढ़ूंगा तो 138 138 138 का कितना बच रहा है? 13 138, फिर 6 बार में 666 आ गया, तो 666 और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400। सुन सबा सुन, प्यार की धुन। 4 6 24 का 4 2 यहाँ, 4 6 24 और 2 26 का 6 2 यहाँ, 4 6 24 और 2 26, तो ये आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता था उसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, मल्टीपल तो सर यहाँ दिख ही रहा है कि 20 20 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि हम मल्टीपल से पकड़ पाएंगे 20 के। आप देखेंगे तो ये 3 क्वेश्चन लगभग दिख रहे हैं, 2 जीरो वाले, तो सर हमारा आंसर ये नहीं होगा, लेकिन ये 3 में से हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद यदि आप थोड़ा सा घूर कर देखें यहाँ पर, तो ये पूरा 9 से कटने वाला नंबर है। ये 9 से कटने वाला, 9 का रूल क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। तो सर ये पूरा नंबर 9 से कट रहा है, तो कहीं ना कहीं आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम देखते हैं सर 9 का मल्टीपल क्या है? ये तो 6 4 10 और ये 7 17 बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 2 5 4 14, 5 4 9 ये हो जाएगा। और ये देखिए 6 6 12 और 4 16 और 2 18, ये भी हो जाएगा। ये दो ऑप्शन 9 से कटने वाले हैं, तो आप इन दो में तुक्का भी मार सकते हैं। ये कब के लिए बता रहा हूँ? जब कुछ ना बचा हो तब की बात है, तुक्का स्टार्टिंग में नहीं मारा जाता है। ठीक है, तो आप इन दो में से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन आया, देखिए। पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो 36 दिन, पी करता है 36 दिन में, क्यू करता है 48 दिन में, सी करता है पी क्यू आर आर करता है 144 दिन में। ठीक है, पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी पूरा कार्य होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। पी जो है वो 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है, क्यू जो है वो कार्य होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है, और आर कार्य के अंत तक कार्य करता है। आर जो है वो कार्य के आरंभ से अंत तक करता है। तो ये दोनों से मैं बोल रहा हूं भैया, जब भी कोई छोड़कर चन्ना मेरे यहाँ करता है ना, तो हम उससे ये बोलते हैं भाई तू अभी मत छोड़, फालतू में काम बिगड़ जाएगा। तो उनसे ये बोलते हैं कि आपने जो 12 दिन पहले छोड़ा था, थोड़े 12 दिन और काम कर लो। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लो। इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से निकलता है? तो सबसे पहले तो बड़ा नंबर जो है सबसे, उसको मैंने एलसीएम मान लिया। अब इसके पास गया, भाई कुछ कमी है क्या? तो बोलता भैया 48 हूं मैं, क्या 12 और 4 इसमें बैठा है? 12 4 जा 48 इसके अंदर आ रहा है, 12 3 से 36, बस यही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ गई 1, और ये आ जाएगी 3, 48 3 जा होता है, और 36 के टेबल में देखेंगे तो ये 4 बार में आ रहा है 144। ठीक है, मतलब ये 144 एलसीएम जो माना ना, 36 4 जा होता है। क्या बात क्लियर हो गई? अब हम ये बोल रहे हैं कि भैया 144 टोटल काम था। ठीक है, अगर तीनों साथ मिलकर करते, कोई भी छोड़कर नहीं जाता, तो सिंपल तरीका होता कि सर तीनों की एफिशिएंसी से हम टोटल करके डिवाइड कर देते। लेकिन पी भैया बोल रहा है मैं 12 दिन पहले जा रहे हैं। हम पी से बोल रहे हैं बेटा एक काम कर, तू 12 दिन और काम कर ले। तो बोलता ठीक है, यदि मैं 12 दिन और काम करूंगा 4 की क्षमता से, तो मैं 48 काम एक्स्ट्रा कर दूंगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, हम तेरा 48 काम बढ़ा लेते हैं पहले ही। ठीक है, उसके बाद हमने बोला क्यू से कि भाई तू भी रुक जा 8 दिन। तो क्यू बोलता है मैं 3 की क्षमता से 8 दिन काम करूंगा भैया, तो मैं 24 काम एक्स्ट्रा करूंगा। तो हमने बोलते चल ठीक है, तेरा काम भी बढ़ा दिया 24। क्या बात समझ में आ रही है? इन तीनों का काम बढ़ाने के बाद जब हमने बोला कि चलो अब टोटल कर लो काम कितना हो रहा है, तो हम बोलेंगे 8 और 8 16 का 6, एक यहाँ 3 4 3 7 4 11 का एक कैरी ओवर 2, 216 काम हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि तुम सभी साथ मिलकर कर दो। तो ये बोलते हैं हमारी सब साथ मिलकर क्षमता कितनी हो रही है? 4 3 7 और 1 8 की क्षमता से करेंगे। तो 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 27 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो छोड़कर जा रहा है उससे बोलो कि भाई तू छोड़कर कुछ दिन मत जा, और जितने दिन तक नहीं जा रहा है उतना काम और एक्स्ट्रा ऐड कर लो,
क्योंकि वो एक्स मानने में पुरानी यादें आएंगी आपको, वो फालतू में क्वेश्चन हो नहीं पाएगा सॉल्व आपसे, है ना। तो आप एक्स मानकर कर सकते हैं, ये मजाक की बात थी। एक्स मानकर कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक्स मानकर ना करें। तो बेस्ट तरीका यही है कि जो छोड़कर जा रहा है उससे आप रिक्वेस्ट करें कि भाई कुछ दिन और काम कर ले साथ में, और साथ में जो एक्स्ट्रा काम करेंगे उसको टोटल काम में ऐड करने के बाद टोटल की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से साफ हो गया होगा, पूरा साफ। ठीक है, चलिए। आप साफ मत होना, बस क्वेश्चन ही साफ होना चाहिए। देखें, अ पर्सन क्रॉसेस 900 मीटर स्ट्रीट, 900 मीटर स्ट्रीट 6 मिनट में तय करता है। तो ये स्पीड है, वो बोल रहा किलोमीटर पर आवर में निकालिए। भैया किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए नीचे के आर में ले जाना है, तो आर में ले आने के लिए, मिनट को आर में ले आने के लिए क्या करते हैं, 60 का डिवाइड, ये कर दिया। और मीटर को किलोमीटर में ले आने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं, बस बात खत्म हो गई। चलिए, 6 10 जा 60 हो गया, सुन सवा सुन से ये 3 सुन कट गए, तो आ गया 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए देखें, यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, अगले 1 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और ट्रक की औसत ज्ञात करें। भैया जब भी डिस्टेंस कॉमन हो और उस केस में जो भी डिस्टेंस दी हुई हो, दो अलग अलग दी हुई है कि अलग अलग स्पीड से चल रहा है, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन में S1 + S2। बेस्ट तरीका है। तो क्या हो जाएगा, 2 × S1 स्पीड कितनी है 30, S2 स्पीड कितनी है 45, अपॉन में 30 + 45। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 30 × 45, मल्टीप्लाई अभी करना नहीं, क्योंकि जो कटना है उसको पहले से बनाने से क्या मतलब भाई। जब कटना ही है आपका तो फालतू में टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ 75 आ गया, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो आपको इन सब का लघुत्तम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल जो इन सभी से कट जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं सर, इन सब से कटना होना चाहिए ना, तो मुझे यहाँ घूर कर देखेंगे, तो सर देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 9 तो बैठा है ना सर, 9 6 जा 54 होता है। तो मैं देखता हूँ 9 का मल्टीपल कौन कौन है। तो हम देखेंगे यहाँ सर, 6 7 और 6 13, और 5 18, ये 9 का मल्टीपल है, और ये भी 9 का मल्टीपल है, और ये भी 9 का मल्टीपल, ये चारों ही 9 के मल्टीपल है सर। तो इससे सॉल्व ही नहीं हुआ, फ्लॉप हो गई आपकी पिक्चर। भैया इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 7 5 जा 35 होता है, 7 बैठा हुआ है। 7 का मल्टीपल देखिए, क्या ये है, बिल्कुल 7 का मल्टीपल है सर। क्या ये है 7 9 जा 63, टू उधर गया नहीं, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये है 7 का मल्टीपल, 7 10 7 1 7 7 9 60, ये भी नहीं है। तो सर ये दो आंसर बचे जो 7 के मल्टीपल थे। क्या बात समझ में आ गई। अब इन दो आंसर में से करना है। उसके बाद देखिए, 7 5 जा तो आ गया। उसके बाद मुझे बताइए, क्या यहाँ पर ये 3 5 जा 15 आ रहा है, 3 से भी कट जाएगा भाई। अब 3 से तो नहीं हो सकता, 3 5 जा 15, 8 3 जा 24, 8 से भी कटने वाला नंबर होना चाहिए। 8 से, क्योंकि 8 3 जा 24, और 8 का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक कट रहे हैं इसके, इसके अंतिम 3 अंक नहीं कट रहे, तो छोड़ो इसको, इसके साथ जाना सही रहेगा। क्या बात साफ हो गई। फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं मैं, कि यहाँ पर हमको बोला था कि सर देखिए 9 का मल्टीपल, तो हमने देखा 9 का मल्टीपल तो सभी थे। 9 का रूल क्या होता है, विभाज्यता के नियम, सभी संख्या के, मतलब कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 9 से कटेगी, ये 9 का नियम होता है। तो हमने 9 का चेक करा, तो सर 9 से लगभग सभी कट रहे थे, तो इसलिए हमारा जो तरीका था वो फ्लॉप हो गया। राइट, इसलिए हमारा जो तरीका था वो फ्लॉप हो गया। तो फिर हमने दूसरा तरीका क्या करा सर, कि हमने ट्राई करा है, चलिए आगे हम देखते हैं कि 7 5 से 35 भी हो रहा था, तो हमने बोला चलो 7 से करके देखते हैं। तो जब 7 से देखा, तो 7 से करने में पता लगा कि सर ये 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन दो नंबर 7 से कट रहे थे, तो हमारे दो आंसर नहीं, हमको तो एक आंसर चाहिए। फिर हमने और आगे जाकर देखा, तो इसके पास 8 3 जा 24 था, मतलब अलग अलग नंबर से हमको डिवाइड करके देखना है, जहां से हमारा एक बचे वही आंसर है। तो 8 मिल गया हमको यहाँ के। 8 का नियम क्या होता है, 8 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके अंतिम 3 अंक पूरे 8 से कटते होंगे, वो नंबर पूरा 8 से कटेगा। तो सर हमको घूर कर जब देखने पर पता लगा 8 सत्ते 56 होता है, लेकिन 67 तो आता ही नहीं 8 के पहाड़े में, तो आखिरी के 3 अंक इसके नहीं कट रहे, इसके कट रहे थे, तो जिसका कट रहा था वही आंसर है। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, देयर हाइट आर इन द रेशियो दिस, फाइंड देयर बेसिस। आपको बेसिस निकालना है किसके, आपको बेसिस निकालना है किसके, तो आप बोलेंगे सर हमको बेस निकालना है इसका। तो देखिए, दो ट्राइंगल का रेशियो दिया हुआ है, ट्राइंगल का इतना एरिया का, ठीक है, तो एरिया निकालना है।
आप एक बात बताइए, जब बेस की बात की गई है तो पक्का है कि सर एरिया यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट से ही निकल रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर दोनों एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो सर अगर मैं रेशियो ले लूंगा तो रेशियो इसी प्रकार से बनेगा, हाफ से हाफ तो कट जाएगा। तो पहले वाले का एरिया जो है, पहले वाले का एरिया जो है वो 4 था, दूसरे वाले का 3 था, इक्वल टू में बेस कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर बेस का रेशियो दिया हुआ है कितना, नहीं दिया बेस का, तो बेस वहीं रहेगा b1। पहले वाले की हाइट का रेशियो कितना है 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। दूसरे वाले की हाइट का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 5, बस काम खत्म हो गया अपना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, उलट पलट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/18, और इसको थोड़ा सा काटा और पीटी मचाएंगे तो 10/9 बन जाएगा। पहले बेस दूसरे बेस का रेशियो 10/9 है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा देवियों सज्जनों। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ सर, देखिए सभी आंसर सेक या कॉट के टर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको परिवर्तित करने की कोशिश करूंगा, क्या करने की कोशिश करूंगा, परिवर्तित करने की कोशिश करूंगा। तो आप बोलिए सर इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, देखिएगा। क्या मैं 10 को, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो क्या इसका यूज करके क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा यहां से निकल सकता है ना, कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी। तो इसी का इस्तेमाल करके यदि मैं यहाँ पुट करता हूं तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस, क्या प्लस, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4 थीटा प्लस 1 स्क्वायर माइनस में 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात साफ हो गई, तो आप बोलेंगे बिल्कुल साफ हो गई सर, 1 से 1 कट गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे एक में से तो क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4 थीटा तो ये है ही, और जब दो में से एक माइनस करेंगे तो माइनस बड़े वाले का साइन लगेगा, तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर रहा। क्या बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि आपको बात साफ हो गई हो। अगला प्रश्न, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 4 डिफरेंट एरियाज एंड द परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन अमंग देम। यहाँ पर 4 डिफरेंट एरियाज दिए हुए हैं, PQRS। यहाँ पर पॉपुलेशन दी हुई है कि 10,000, 20,000, 16,000 और 18,000 है। यहाँ पर मेल का और फीमेल का प्रतिशत और चिल्ड्रन का प्रतिशत दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन P और Q में कितने कितने थे। सर तो P में 10,000 जनसंख्या है, उसमें से चिल्ड्रन है 20%, तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2,000। ये तो पाकिस्तान के बच्चे को पता होगा। और यहाँ पर बोला गया कि जो है P और Q में टोटल कितने हैं, तो Q का, P का तो देख लिया, Q में कितने हैं, तो Q में आप बोलेंगे सर Q में 20,000 बच्चों में से 30% है, तो 20,000 का 30% हो जाएगा 6,000। तो टोटल इनमें कितना हो जाएगा, 8,000, 8,000। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, अच्छा इमोजी का बड़ा रोल होता है भाई आपकी लाइफ में, है ना। जितने भी व्हाट्सएप चैट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी को पता होगा कि इमोजी से आपके इमोशंस चलते हैं, है ना। इमोजी अगर आपका गलत आ जाता है एक बार तो आपको बड़ा बुरा लगता है, डबल टिक, ग्रीन टिक, सिंगल टिक, है ना, ये बहुत मैटर करता है। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, फालतू बातों पे ध्यान मत दो, है ना। कितने ध्यान से सुन रहे हो ना इमोजी वाली बात, डबल टिक ग्रीन टिक वाली। एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन अभी भी ऐसी चीजों में ध्यान लगता है। ठीक है, खैर मजाक कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। द रेडाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 4:5। दो सिलेंडर की रेडाई मतलब रेडियस 4:5 में दी हुई है। कोई बात नहीं सर, 4:5 में दी हुई है, और उनकी जो हाइट दी हुई है वो 5:2 में दी हुई है। आपसे बोला गया उनका वॉल्यूम निकालिए, तो भैया वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम का हमको पता है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे वाले का भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो सर ये पाई से पाई तो कट जाएगा। अब पहले का रेडियस का स्क्वायर, पहले के रेडियस का स्क्वायर 16 इंटू हाइट 5 रेशो, दूसरे का रेडियस का स्क्वायर, ये आहा बोल सकते हैं इसको हिंदी की भाषा में, 25 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, चलिए 5 5 जा 25, 2 8 जा 16, तो 8:5। कितना इजी क्वेश्चन पूछे। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। A number is first increased by 10% and decreased by 20%. The number so often is decreased by 12%. What is the net increase or decrease? बोला जा रहा है पहले किसी नंबर को 10% बढ़ाया जाता है, तो हमने बोला ठीक है सर 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो गया। फिर उसको 20% बढ़ाया, तो हमने बोला ठीक है सर इसको 20% बढ़ाएंगे तो इसका 10% 11 होगा, 20% हो जाएगा 22, तो 22 और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 132। अब जो नंबर मिल रहा है उसको 12% कम कर दिया गया, तो ठीक है सर कोई बात नहीं। इसको यदि मैं 12% कम करूंगा तो इसका 12% मतलब क्या, इसका मैं कहीं ना कहीं 12% कम करने का मतलब इसका 88% निकाल दूं मैं, राइट। तो 88% निकालेंगे तो 88 टू जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 176। 176 का 6 आ जाएगा, 17 यहाँ आ जाएगा। 88 थ्री जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240,
8 3 से 24, 8 से 24, 240 और 24, 264, 264 में 7 जोड़ेंगे तो 281, 81 का एक, 28 इधर, 88 वन जा 88, 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96, 96 में 20 जोड़ेंगे तो 116, और उसमें से नीचे दो के पहले पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 100 की वस्तु फाइनली जाकर 116.16 बन गई। कितने प्रतिशत बढ़ी रहे? तो आप बोलेंगे सर 16.66 बढ़ी है बाबा। तो 16.66 100 पर बढ़ना मतलब परसेंटेज ही बढ़ना। पहला तरीका तो ये हो गया देवियों सज्जनों। लेकिन आपके मन में प्रश्न में डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए एक और तरीका बताता हूँ। 10% इंक्रीज करने का मतलब होना वो 10 से 11 हो जाती है। 20% फिर इंक्रीज होने का मतलब होता है वो चीज 5 से 6 हो जाती है। लेकिन अब 12% डिक्रीज होने का मतलब ये होता है सर, 12% का मतलब होता है 3/25। मतलब कोई चीज 25 से 3 कम होकर 22 हो गई। क्या बात साफ हो गई? चलिए, बात बात साफ होना ही चाहिए। अब कोई कट रहा हो तो आप काट सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं कट रहा है तो फालतू बकवास नहीं करना है। तो आप बोलेंगे सर कट तो रहा है, ये 11 बार में, ये 5 बार में। नीचे आ जाएगा 625, और ऊपर कितना आ जाएगा 121, 121 6 जा तो 6 1 6, 6 12 का 2, 726। ठीक है, और 121 6 जा करेंगे, 12 6 70, हाँ बिल्कुल, तो ये आ गया। हमारे से बोला जाएगा कितनी वृद्धि हो रही, तो 625 से 725 होता तो हम बोलते 100 की वृद्धि हो रही, लेकिन 101 की वृद्धि हो रही 625 पर, वो परसेंट में जाने के लिए 100। 25 चुकू 25, 25 जा 404/25, 25 एकम 25, कितना बचा? वन, हाँ ठीक है। 25 6 जा करेंगे क्या? एक सेकंड, 25 वन जा 25, 15 बचा ना, 154। 25 6 जा तो ये 16.16 ही आएगा, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल तरीके हैं आपके करने के। अगला क्वेश्चन। एक आइटम है जिसका मार्क्ड प्राइस 3800 रुपये, उसको इतने में बेचा जाता है तो y% का डिस्काउंट देकर बेचा जाता है, तो y की कीमत निकालिए। बड़ा सुंदर सुशील क्वेश्चन है। 3800 रुपये की राशि को 3496 में बेचेंगे, तो 96 में बेचने के लिए आप बताइए, मैं मान लेता हूँ सर 3500 में बेच रहे हैं, तो लगभग 304 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 3800 पर। परसेंट में जाने के लिए क्या करते हैं? तो परसेंट में जाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक सेकंड, कॉल आ रहा था, क्लास में था मैं, क्लास। एक सेकंड। तो सर यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? 2 शून्य से शून्य सवा शून्य हो जाएगा। ठीक है, काटा और पीटी मचा सकते हैं क्या? 38 8 जा पूरा कट रहा है, तो 8% का आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, 3 8 जा 24, और 8 8 जा 664, 240 64 340, बिल्कुल सर 304। द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड ट्वाइस, यही है वो क्वेश्चन जिसके बारे में जिक्र कर रहा था मैं, जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा था। यही है वो गोल्डन क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बेसिक से लेकर एडवांस तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहला जो आप लोग आपकी बुद्धि में बेसिक तरीका आता है वो ये आता है सर, ध्यान से देखिएगा, कि सर पहले शर्ट को जो सोल्ड किया जा रहा है वो 8% प्रॉफिट पर किया जा रहा है। सबसे पहले तो 8% प्रॉफिट पर किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 8% का मतलब हम बोलते हैं 2/25, तभी बोलते हैं। तो सर 8% प्रॉफिट मतलब 2/25 होता है, मतलब 25 की चीज को आप बोल रहे हैं 27 में बेचने का, राइट। दूसरा बोल रहा है कि 3% लॉस पर बेच रहा है, मतलब 3% लॉस का मतलब होता है 3/100, मतलब 100 की चीज को 97 में आप बेचने का बोल रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर देखिए, यहाँ पर यदि मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखता हूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, ध्यान से, जो बेसिक तरीका होता है पहले वो बता रहा हूं, उसका शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा, जो फॉर्मूला है वो बताऊंगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पहले वाले को 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब 25 की चीज थी उसको 2 प्रॉफिट लेकर 27 पर बेच रहा है, तो यहां इनका रेशियो सही आ गया। दूसरे शर्ट की बात कर रहा है, ये फर्स्ट शर्ट था, दूसरे शर्ट की बात ये कर रहा है कि वो उसे 3% लॉस पर बेच रहा है, मतलब सर यदि वो 100 का था तो उसको 3% लॉस पर बेच रहा है 97 पर। सर यहां तक बात साफ हो गई, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि पहले शर्ट को जो बेच रहा था ना, उसका सेलिंग प्राइस 2 गुना था दूसरे शर्ट के। अब एक बात बताइएगा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, क्या एसपी और एसपी आपस में जुड़े हैं? इनका कोई रिलेशन है? अभी तक नहीं है ना। तो पहले कायदे से यदि इसको 2 गुना बनाना है तो कायदा ये कहता है कि पहले एसपी को सेम बनाओ। तो एसपी यदि सेम बनाना है, सेलिंग प्राइस यदि सेम बनाना, आपने थोड़ा भी रेशो, अगर रेशो पड़ा हुआ है, तो अगर कोई चीज को किसी का कुछ गुना बनाना है तो सबसे पहले उसको बराबर करेंगे हम, फिर गुना बनाया जाता है। मतलब ऑलरेडी यदि मैं किसी का 4 गुना हूं और मेरे से आप बोलते हैं कि मैं किसी का 2 गुना हो जाऊं, तो पहले हम दोनों को बराबर करो फिर गुना करना पड़ेगा ना। तो सर यहाँ पर मैं बराबर करने के लिए मैं बोलता हूँ कि इस पूरे रेशो में यदि मैं यहाँ 97 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं भाई,
इसके बेस पर ये बना है, इसलिए मैं पूरे रेशियो में कर रहा हूँ। तो 97 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो ये 27 इंटू 97 इनकी कमी पूरी हो जाएगी, और इधर में 27 की कमी थी, 27 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं तो नया रेशियो क्या बन जाएगा। तो आप बोलेंगे सर सीपी जो बनेगी नए रेशियो में वो बनेगी 25 इंटू में 27, रेशियो 27 इंटू में 100, और नीचे क्या आ जाएगा एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा। तो आप बोलेंगे एसपी का रेशियो आ जाएगा 27 इंटू 97, रेशियो 97 इंटू इंटू 27। अब तरीका क्या है, टोटल इसको जोड़कर यहां लिखना, कुछ टोटल आएगा, फिर इसको जोड़कर टोटल यहां लिखना, फिर देखना कितने परसेंटेज बढ़ रहा है, जितना परसेंट बचे जो भी इंक्रीज परसेंट होगा वो डिवाइडेड बाय टोटल और इनटू में 100। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो आंसर जो आपका आएगा 4.06655 ऐसा कुछ कुछ आएगा। इसको अप्रॉक्स हम करके लिखेंगे तो 4.07% आंसर आएगा। ये तो आपका रहा बेसिक तरीका, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता कि आपको एग्जाम में ये करना है। जब ये क्वेश्चन मैंने देखा, एक डाउट में मेरे पास भेजा था, तो मैंने इसमें समय लगाया और इसको मैंने समझा कि भाई इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 5-6 मिनट जाएगा आपका इतना कैलकुलेशन करने में, या दूसरा तरीका कि सर इसको छोड़कर बढ़ जाए, क्योंकि अप्रॉक्स भी नहीं ले सकते, लगभग आंसर का ऑप्शन आप देखेंगे तो लगभग पास है, तो हम अप्रॉक्स भी नहीं ले सकते। कुछ मैंने यूट्यूबर का देखा है जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इतना अजीब सा तरीका उन्होंने करा दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप एग्जाम में जब बैठते हैं ना तो इतना कैलकुलेशन करने में समय लगता है कि आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक तरीका है उससे हम प्रेफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसके लिए क्या कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और एक मैं तरीका बता रहा हूं उसको भी यूज कर सकते हैं। अब वो तरीका जानने के लिए आपको इसको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं इसको रब कर रहा हूं, ये आपका बेसिक तरीका हो गया, इससे आप सॉल्व करके घर पे मैच जरूर करना। ठीक है, चलिए मैं इसका तरीका आपको एलिगेशन से बता रहा हूँ। किससे बता रहा हूँ, एलिगेशन से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब एलिगेशन से भी इसके दो तरीके मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, और दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं कि एलिगेशन से आप बेसिक से कैसे करेंगे, एलिगेशन में आप बेसिक से कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके मैं आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं कि यदि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का बोल रहा हूं तो आप देखिए मैंने इसमें एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला पहले मैं बता रहा हूं। फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये बना सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि यहां पर सर जो एसपी दी हुई है ना, एसपी वो उनका रेशियो पी रेशियो क्यू दिया हुआ है, जो कि यहां पर हमको दिख रहा है 2:1 की, पहली वाली को 2 गुना में बेच रहा है शर्ट को, पहले शर्ट को दूसरे शर्ट के 2 गुना में बेच रहा है। ठीक है, अब यहां पर सर एसपी एसपी का रेशियो दिया हुआ है 2:1, यहां पर हमने पी और क्यू मान लिया। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूं कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अब यहां पर हम मान लेते हैं कि पहले शर्ट को वो कुछ प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो पहले शर्ट को जो बेच रहा है वो मान लेते हैं X% पर जो भी है, और दूसरे वाले को मान लेते हैं Y% पर जो भी है। आपको इसके साथ साइन लेकर चलना है, आप X और Y% जरूर मान ले रहे हैं, साइन अगर प्रॉफिट है तो प्लस करना है, प्रॉफिट है तो आपको प्लस करना है, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट है तो प्लस करना है और लॉस है तो आपको माइनस करना है, बस इतनी बात को ध्यान रखिएगा। तो अब ध्यान से इधर देखिएगा, यहां पर अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो मैंने इसका तरीका बताया, एएस मतलब मेरे ही नाम से मैं इसका फॉर्मूला बनाकर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो मैंने क्रिएट किया वो ये है, 100 मल्टीप्लाई में पी एक्स प्लस वाई क्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस वाई एक्स ब्रैकेट में पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय पी 100 प्लस वाई प्लस क्यू 100 प्लस एक्स। कंफ्यूज नहीं हो, मैं आपको इसको समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको इसको करना है, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको याद करने का तरीका भी आपको बता रहा हूं, देखिएगा हमको क्या लिखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब एसपी का कुछ रेशियो दिया हो या एसपी सेम हो, देखो जब एसपी सेम होती मतलब रेशियो 1:1 है। ठीक है, जब एसपी सेम ना हो, कुछ इस तरीके के रेशियो में दी हुई है तो क्या करना है, देखिए 100 तो नॉर्मली रहेगा, पी का मतलब होता है कि सर पहली वाली सेलिंग प्राइस किस रेशियो में, वो क्यू का मतलब दूसरी वाली किस रेशियो में। अच्छा, पहली वाली किस रेशियो में, उतना ही परसेंटेज वहां पर क्या हो रहा है, जैसे 8% यहाँ पर प्रॉफिट में बेचने का बोल रहा है, और दूसरे वाले में 3% का लॉस मतलब -3, तो यहाँ से वैल्यू पता कर देगी। अब हमको इधर वैल्यू पुट करना है, देखो 100 मल्टीप्लाई में पी एक्स क्या है सर, तो पी है यहाँ पर कितना 2, और एक्स कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 16। अच्छा वाई क्यू कितना है, वाई है -3 और 1, तो -3 और 1 कितना हो जाएगा इंटू में, तो -3 हो जाएगा, प्लस वाई एक्स मतलब क्या होता है -3, और x कितना है यहाँ पर 8, तो कितना हो जाएगा सर माइनस का 24, तो बिल्कुल करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 24, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे हम वापस, p की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे p की वैल्यू है सर यहाँ पर 2, 100 प्लस वाई कितना दिया हुआ है यहाँ -3, तो 100 -3 हो जाएगा 97, प्लस q कितना दिया हुआ है 1,
100 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 108। क्या इतनी बात साफ हो गई? चलिए तो अब इसका इस्तेमाल करते हैं। 16 में से 3 गया 13, तो ये कितना हो जाएगा 1300, 1300 माइनस में 24 थ्री जा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 72। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 97 टू जा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 97 टू जा हो जाएगा 7 टू जा 14 और 9 टू जा 18, 180 और 14 194, 194 में 108 ऐड कर देंगे, 194 में 108 ऐड कर देंगे, 2 का 2 आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, तो 302 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अच्छा इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1228 डिवाइडेड बाय 302, इसको काटेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1208, 20 बच रहा है, 20 बच रहा है, पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ाया, एक और जीरो बढ़ाकर एक और पॉइंट लगाएंगे, 3 6 जा 18 होता है, उससे ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो ये 4.06 आ गया, 6655 चलता जाएगा और उसको अप्रॉक्स में 4.07 आंसर लिख सकता हूँ, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट आंसर लग सकते हैं। ठीक है, तो यही था वो फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था। अब मैं आपको एलिगेशन से बता रहा हूं, उन बच्चों के लिए एलिगेशन है जो सर ये फॉर्मूला यदि आप भूल जाते हैं एग्जाम में, तो एलिगेशन बेस्ट मेथड है, पर उसमें भी थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ध्यान से कान खोलकर आप यहां पर सुन लीजिए। ठीक है, चलिए बता देता हूं मैं, इसको रब कर देते हैं। भाई यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ये तरीका कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कैसा लगा। भाई आपका ही प्यार जो मिलता है ना, वही हमको मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं पहले तो रब कर देता हूं। अब आता है एलिगेशन वाला तरीका। एलिगेशन वाला तरीका क्या बोलता है, तो आप बोलेंगे सर एलिगेशन ये बोलता है, पहली चीज को वो 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट। दूसरा बोल रहा है कि 3% लॉस पर बेच रहा है, मतलब -3%। ठीक है, अच्छा जब भी प्रॉफिट परसेंट पर हम एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे जो रेशियो आता है वो कॉस्ट प्राइस का आता है, राइट? कॉस्ट प्राइस का आता है। सर ठीक है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, हमको पता नहीं है कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि सर कॉस्ट प्राइस का रेशियो कुछ भी रहा होगा, लेकिन और इसमें ओवरऑल जो आएगा हमको वो निकालना है, हम मान लेते हैं वो सर ए है, वो ए हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एक्चुअल में बोला जा रहा है कि पहली वस्तु को 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है। 8% प्रॉफिट का मतलब होता यह है कि सर उस वस्तु को वो 108 में बेचने का बोल रहा है, और दूसरी को 3% लॉस मतलब उसको वो 97 में बेचने का बोल रहा है। ठीक है, तो ये कायदे से सेलिंग प्राइस का रेशियो है, लेकिन यदि इसको कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाना है तो इसको इनवर्स कर दो। क्या कर दो? इनवर्स कर दो। इनवर्स मतलब अपोजिट कर दो। तो यहां पर पहली वाली का जो 108 सेलिंग प्राइस लिखी हुई है उसकी जगह अपोजिट कर दो 97, तो यहां 97 और रेशियो में कर दो 108। इतनी बात क्लियर होगी। अब पॉइंट आता है सर कि पहले शर्ट को 2 गुना में बेचा है दूसरे शर्ट के, तो सर पहले शर्ट को 2 गुना में बेचा है दूसरे शर्ट के, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए तो ये रेशियो काट देते हैं, ये हो जाएगा 54, तो यहां से रेशियो बन गया 97 रेशियो में 54। बस अब एलिगेशन सॉल्व करना है, इसके अलावा आपके जीवन में कुछ बचे ही नहीं है। अब एलिगेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो इनका डिफरेंस आ गया 11%, 11, और 11 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, तो सर इन दोनों को सम करेंगे, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 90 और 50 140 151 आ जाएगा, 151 आ जाएगा। हमको यहां से मान लेते हैं 54, ये कैसे निकला होगा, ए कैसे निकला होगा सर, तो ए दो तरीके से निकलेगा, या तो 8 में से ए माइनस करेंगे तो 154 ही है ना ये, नहीं 54 है, 54 आना चाहिए, या तो ऐसे निकलेगा, या दूसरा तरीका ये है सर कि पहले देखो एलिगेशन में क्या होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा है, तो सर 8 में से ए माइनस करा होगा यहां पर, और फिर ए में से 3 को माइनस करा होगा, तो फिर ए में से 3 को माइनस करा होगा, तब जाकर 97 आया होगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं, मैं मान लेते ये लगाता हूं, तो उसके लिए मेरे को 54 की वैल्यू पता होना चाहिए, तो 151 की वैल्यू 11, तो 54 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 54 की वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन में 151 इंटू में 54, ये 54 हो गया, ये होगी वैल्यू। ठीक है, तो यदि मुझे यहां पर पुट कर दूं तो मेरी वैल्यू आंसर आ जाएगा 8 माइनस ए इज इक्वल टू 54 की जगह मैंने क्या लिख दिया 151 इंटू में 54। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 8 माइनस में 11 इंटू 54 कर दूं 55, 550 और 44, तो 594 हो जाएगा, और अपॉन में 151 हो जाएगा, 151 उधर से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 151 8 जा 15 8 जा कितना होता है 120, मतलब 1208, 1208 माइनस में 594 अपॉन में 151। चलो माइनस कर दो इसको, तो मैं मान लेता हूँ कि सर 4 गया तो 4 बचेगा, उसके बाद 0 10 में से गया तो 1 बचेगा, 6 6 बचेगा अपॉन में 151। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आपका वही 4.06655 आएगा, और उसको अप्रॉक्स लेकर मैं ये लिख दूंगा। तो ये दोनों तरीके हो गए भाई, इससे बेस्ट तरीका अभी तक नहीं है। समझ में आ रही है बात?
तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको बहुत अच्छे से पसंद में आया होगा भाई। और यदि तरीका बहुत अच्छा लगा ना भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखकर बताना तरीका कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन सेकंड डिवीजन इन द ईयर 2010 वाज। जो स्टूडेंट जो सेकंड डिवीजन पास हुए 2010 में, वो बताइए कितने परसेंटेज है। तो 2010 में से सेकंड डिवीजन पास होने वाला 60 बच्चे हैं। टोटल कितने में से, तो 40 और 60 100, और ये 100 200। 200 में से परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करेंगे सुन सा बसुन प्यार की धुन, 30% स्टूडेंट है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17 एंड 36। 17 और 36 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सर सबसे बड़ी बोलिए, सबसे बड़े ऑप्शन से ही शुरुआत करो। तो सर 9792 दिया हुआ है, सबसे बड़ा ऑप्शन मैंने चेक करा। तो पहले इसको 17 से काट के देखता हूँ। 17 5 यदि मैं काटता हूँ तो 17 पंजे 85, कितना बचा 12। ठीक है, 17 के टेबल में 119 आता है, 119 आता है कितने बार में, 7 बार में। तो 119 आ गया, 10 बचा। 17 के टेबल में 102 आता है कितने बार में, 6 बार में। तो ये आ गया। अब बचा 576। क्या 576 भी 36 से कट जाता है। तो 36 एकम 36, कितना बचा 21, 216। 36 के टेबल में 216 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। तो ये भी कट गया। मतलब सर ये जो नंबर है इसके अंदर 17 और 36 बैठे थे, तभी तो कट गया। जब ये दोनों नंबर से कट गया, इसका मतलब इसके अंदर 17 और 36 बैठे हुए हैं। वो 17 और 36 बैठे हुए हैं, मतलब एलसीएम है। क्योंकि दोनों लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों से कट जाए, तो सर एक यही है, बड़े से शुरुआत करिए, यही आंसर हो गया। अगर ये नहीं होता तो इससे छोटे नंबर को चेक करते। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, इनको सक्सेसिवली ही काटना है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसी संख्या बताइए जो 2 और 10 दोनों से डिवाइड हो। 2 और 10 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या बताइए। तो मैं आपको बोलूंगा कि एक नंबर लिखता हूँ आपके सामने। अच्छा ठीक है, 10, मैं बोलूंगा 10। क्या 10 2 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 2 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 10 2 और 10 से होने वाला सबसे बड़ा नंबर है। तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि भाई सेपरेटली काटोगे तो 2 से ये कट रहा है, सेपरेटली काटोगे 10 से भी कट रहा है। लेकिन 2 और 10 से सेपरेटली कटने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों से कटेगा। क्यों, क्योंकि दोनों से कटने के लिए दोनों का होना जरूरी है। आप देखें, यदि मैं 10 में से 2 को हटा दूं, काट दूं, तो 5 बचेगा। 5 में 10 को काटूंगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि वो एक 10 एक 2 कट चुका है। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, या तो वो 40 हो जाए या 20 हो जाए। अब देखो 40 2 से भी कट रहा है सेपरेटली, 10 से भी कट रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक एक सक्सेसिवली काटूंगा ना, तो ये 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, और फिर मैं 10 से काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा। मतलब ये दोनों से सक्सेसिवली कट रहा है। तो आपको सक्सेसिवली काटना है, क्रमागत तरीके से काटना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑन द गिवन फिगर। यहां पर बोला गया कि सेंट्रल एंगल जो एक्सपेंडिचर खर्च, मतलब जो खर्च किया जा रहा है एजुकेशन पर, वो निकालना है। तो यहां पर सर एजुकेशन पर कितना किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो आप बोलेंगे 5204 5425 खर्च किया जा रहा है, कितने में से। तो इन सबको जोड़ना है। तो पहले तो मैं हजार हजार वाले जोड़ता हूँ। 5 और 4 9, ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33,000 हो गया। 33,000 के बाद अब मैं जोड़ूंगा, देखो 425 को जोड़ा मैंने, 33,000 हो गया। 425 में 125 जोड़ा तो 450, 550 हो गया, हो गया। 550 में 250 जोड़ा तो 600 700 800 हो गया। 800 में 200 जोड़ा तो 1000 हो गया। 1000 में अगर मैंने फिर ये 1000 हो जाएगा, 475 और 525, तो 2000 और जोड़ना, तो टोटल 35,000 में से आ गया। कितना परसेंटेज है ये निकालना, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए काटते हैं। 25 से कट रहा है, 25 एकम 25, 25 चुकू 100, 25 टू जा 25, टू जा 50, 4 इधर 25, 1 जा 25, कितना बच रहा है। तो आप बोलेंगे 5 2 7 17, 175, 25 7 जा 175। 14 से क्या ये कट रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल काट सकते हैं। 14 के टेबल में अगर मैं 7 टू जा काट दूं, तो ये हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली थी यहाँ पर, और हो चुकी है मिस्टेक। और वो क्या मिस्टेक थी, अभी आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। एक मिस्टेक ये होगी, यहाँ पर हमने 100 का मल्टीप्लाई इसलिए करा ताकि आंसर परसेंटेज में आ जाए, लेकिन इसने आंसर परसेंटेज में नहीं, इसने हमारे से पूछा था कि आपको सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंडिचर डिग्री में बताना है। देखो ऑप्शन डिग्री में दिए हुए हैं। तो हम यहाँ 360 की जगह हम 360 का करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 5 4 2 5 डिवाइडेड बाय 35,000। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, 360 का करें, कोई दिक्कत नहीं हुई है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 25 से ये अभी भी कटेगा, ये अभी भी कटेगा, तो ये आ जाएगा 14, और ऊपर आ जाएगा 217।
217, लेकिन यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा अभी भी बचा हुआ है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने ये 350 काटा था, एक जीरो बचा हुआ है और एक जीरो कटने के बाद, ठीक है। चलो 7 2 14, 7 3 21, 7 1 7, ठीक है। नीचे 20 आ रहा है ना, तो 20 और ऊपर 36 भी है, तो कितना बचा 31 इंटू में 36 डिवाइडेड बाय में 20। चलिए 4 5 20, 4 9 36, 9 1 9, 9 3 27, 279 अपॉन में कितना आ गया 5, 5 5 25, टू यहाँ 5 5 25, 5 8 40, 55.8 डिग्री इसका आंसर है, ठीक है। गलती ये हो गई यहाँ पर कि हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें जाना होता है उसका मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर हमको परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा, हमको डिग्री में पूछा, क्योंकि ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि ऑप्शन बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करे जा रहे हैं, अगर ऐसा करा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, ठीक है। दो संख्या है जिनका अनुपात 3:4 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, इतना दिया हुआ है। हमने एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट पढ़ा है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वही आता है जो उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो पहला नंबर मैंने मान लिया 3x है, दूसरा नंबर मैंने मान लिया 4x है, ठीक है। तो 3x का मल्टीप्लाई यदि मैं 4x में करूंगा तो वहां से एलसीएम और एचसीएफ कितना आ जाएगा उनका मल्टीप्लाई, तो आप बोलेंगे सर 2700 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2700 अपॉन में 12, 12 2 24, 12 30 बचेगा, 12 2 24, 12 5 60, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स मतलब कितना 15 आ जाएगा। क्या निकालना, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर कितना है 4 और 3 7x, तो 7 × 15 कितना हो जाएगा, तो होता है 105। सर ये तो हो गया इससे तरीका, लेकिन भाई जो सम ऑफ द नंबर था वो डायरेक्ट यदि देखते तो 7x आ रहा था, मतलब आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल कोई नहीं था, सिर्फ एक ही था, इसलिए इसको मल्टीपल से करना है सॉल्व, पूरा सॉल्व नहीं करना था। तो एक बार आपको इस तरीके की बुद्धि जरूर लगाना है सॉल्व करने से पहले, बाद में लगाने से कोई मतलब नहीं। बाद में लगा कर तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ सॉल्व करना, लेकिन आपको एग्जाम में पहले ही लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स टू द सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस। मैथ्स का जो है वो कितना है 20% है, साइंस के साथ कितना है 30%। एक बात बताइए भैया, सेंट्रल एंगल निकालने के बाद भी तो रेशियो निकालना है ना। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे, फिर रेशियो निकालने के लिए उसको काटोगे, जब कोई को कटना ही है बाद में तो उसको बढ़ाने से क्या मतलब, तो इसको पहले ही काट दो भैया, 2 3 रेशियो आएगा, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए, इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 29, सम ऑफ अदर टू साइड इज 41, वेरी गुड, देखकर घंटा बजना चाहिए कि किसी ट्राइंगल में यदि राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज 29 सेंटीमीटर है, तो 20 21 20 21 29 का एक पेयर होता है, जिससे जो एक ट्रिपलेट होता है, तो कहीं ना कहीं दो साइड का सम यहाँ से 41 सेटिस्फाई भी हो रहा है सर, बस आंसर आ गया हमारा। तो उसने बोला डिफरेंस निकालो अदर टू साइड का, तो वो 20 और 21 थी जिनका सम 41 हो रहा था, तो सर उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, एक ही तो आ रहा है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता सर एग्जाम में, तो फिर क्या करते, तो सर दोनों का सम यदि 40 दिया होता, कि मान लेते सर दो नंबर है x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो पहली साइड मान लेते x थी, तो दूसरी साइड आती 40 माइनस एक्स, और ये थी 29। बस पाइथागोरस थ्योरम लगाते, ट्रिपलेट ट्रिपलेट लगाते, पाइथागोरस थ्योरम लगाते, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और इसको पूरा सॉल्व करते, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं है, यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो ऐसा होगा नहीं, और जिसको ट्रिपलेट याद नहीं है भाई उसको तो नानी याद आने वाली है। क्यों याद आने वाली है नानी, क्योंकि अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और 5 10 मिनट गया तो भाई फिर आप पेपर सॉल्व मत करिए, छोड़कर वहीं से बाहर आ जाइए, ठीक है, क्योंकि इतना समय आपको नहीं लगाना है। यदि एक कोन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, यदि हाइट किसी कोन की 7 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब उसकी रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो आपको उसका शंकु का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला कोन का। तो सर 1/3 तो है ही, साथ में पाई भी है, पाई का मतलब होता है 11 का मल्टीपल होना, क्या ये 11 का मल्टीपल है, 11 2 22, और ये बिल्कुल 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 2 22, 22 के बाद कितना बच रहा है 5, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 2 22, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 2 20, ये ही है, एक ही आंसर 11 का मल्टीपल है, सॉल्व करना ही नहीं था भाई, वाह कितना मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन पर एक नजर मारना जरूर, अगर ऑप्शन पर नजर मार ली तो आपके आगे के जो 15 20 सेकंड में या 60 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को करने वाले हैं वो समय बच जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपकी बुद्धि में बैठ गया होगा। मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ एप्पल टू द प्रीवियस ईयर, किस ईयर में पिछले साल के कंपेयर में ज्यादा एक्सपोर्ट परसेंटेज हो रहा है, तो आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो इन सबको यदि मैं देखूं तो यहाँ पर देखो इसको 52 और 65 भी मान लेता हूँ, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 13 इंक्रीज हो रहा है कितने पर 52 पर,
13 इंक्रीज होना 52 पर, तो 13 फोर मतलब 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो तो आप बोलेंगे 13 इंक्रीज हो रहा है 65 पर, तो 1/5 मतलब 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ देखो तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 78 और 88 98 21 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 21 का कितने पर, 78 पर, तो ये कहीं ना कहीं 21 फोर जा मतलब 3 पॉइंट समथिंग बार में जाएगा, तो ये 33 पॉइंट समथिंग के समथिंग आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है 99 से इतना, तो आप बोलेंगे 9 इंक्रीज हो रहा है 99 पर, तो ये तो 11 आ जाएगा। 11 का मतलब 9.09% के समथिंग होता है। ठीक है, तो ये तो आ ही नहीं सकता है ना। अब उसके बाद देखो ये तो कम हो रहा है, उसने हमारे से क्या बोला, इंक्रीज, इंक्रीज, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, इसको चेक ही मत करो। अब ये देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 19 इंक्रीज हो रहा है 95 पर, तो 19 पंजे 95 होता है, 1/5 मतलब 20% ये भी हो रहा है। सबसे ज्यादा यही आ रहा था सर 2005 में, आप देखो सबसे ज्यादा 33% के समथिंग बढ़ रहा है। तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन, ऐसा कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए भाई। इस क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ट्रिक जो होती थी वो आपको पिछला एक क्वेश्चन मैंने समझाया 14 नंबर का, उसमें बता दिए ट्रिक। ठीक है, चलिए, एबीसी मिलकर किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तीनों का यदि मैं काम का एलसीएम ले लूं तो 60 आ जाएगा, तो इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, इसकी क्षमता 2 आ जाएगी और इसकी क्षमता 1 आ जाएगी। यहां पर बोला कि ए डेली काम करता है। ठीक है सर, ए डेली काम कर रहा है। ऑन एवरी थर्ड डे बी एंड सी ऑल्सो वर्क विथ ए, मतलब ए डेली काम कर रहा है, पहले दिन ए ने काम करा, दूसरे दिन ए ने काम करा, तीसरे दिन ए का साथ देने बी और सी आ जाते हैं, फिर चौथे दिन ए काम करता है, फिर ए ही काम करता है, फिर अब छठवें दिन, हर तीसरे दिन आ रहा है ना, फिर ए के साथ बी सी आ जाते हैं। तो सर पहले दिन ए काम कर रहा है 3, फिर 3 काम हो रहा है, और फिर तीसरे दिन जो काम हो रहा है ना वो तीनों मिलकर कर रहे हैं, 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 काम हो रहा है। तो आप देखो उसी प्रकार की 3 दिन की साइकिल यहाँ, तो टोटल 3 दिन में आप देखें तो अगर इस प्रकार की साइकिल चलेगी तो टोटल 3 दिन में टोटल 12 काम कंप्लीट हो रहा है। हमको 60 काम कंप्लीट कराना है, तो इसका मल्टीपल ही आ रहा है, तो यदि इसका 5 गुना कर दूं मैं तो दिन भी 5 गुना हो जाएगा। तो 15 दिन में 60 काम निपट जाएगा, निपट जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ये ऑल्टरनेटिव डेज वाले क्वेश्चन करते हैं ना, उसी प्रकार का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बेईमान दुकानदार, भाई कितनी बेईमानी सिखा चुका हूं, अब तो आप परफेक्ट हो गए यार दुकान खोलने के लिए। यहां पर बोला गया है कि एक बेईमान दुकानदार 12% की हानि पर बेचने की घोषणा करता है। 12% हानि पर बेचने की घोषणा करने का मतलब ये होता है कि सर वो 100 की चीज को 12% हानि पर मतलब 78 रुपए में बेचने की बोल रहा है। बेचेगा ये कंफर्म पता नहीं है। आगे उसने क्या बोला कि आपसे तो बोल दिया, लेकिन 35% हल्के वाटों का इस्तेमाल करता है। वेट में आपकी वाट लगा देता है, कैसे, वजन में आपकी वाट लगा देता है गलत वाट का यूज करके। तो गलत वाट का यूज करके 100 की जगह वो आपको 35 हल्के वाट मतलब 65 का ही यूज करता है। तो मैंने जो वाट का रेशियो बताया था उसको अपोजिट कर कर लिखा लिखा जाना होता है, मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। तो 65 से यहाँ रेशियो 100 आ जाएगा। प्राइस तो नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन वेट जो वाट लगाते हैं ना जिससे, उसको अपोजिट करके लिखते हैं। बस 100 से 100 कट गया, 13 5 से 65, 13 6 से 78, तो 5 से 6 आ रहा है। कितने के प्रॉफिट पर बेच रहा है, एक का प्रॉफिट 5 पर, एक का प्रॉफिट 5 पर मतलब परसेंट में जाने के लिए 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न, देवियों सज्जनों, पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल है सर, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को इंस्क्राइब किया जाता है पी क्यू और ये आर। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सर इसकी खास बात ये है कि ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब क्या बोला है, एक कोई भी पॉइंट है, एस पॉइंट है किसी आर्क क्यू आर पर, ये जो आर्क है इस पर एक एस पॉइंट है जो कि आधा है पी एस क्यू का, पी एस क्यू का है मेजर। अच्छा अच्छा अच्छा, पी एस क्यू का आधा निकालने का बोल रहा है आपको। पी एस क्यू मतलब ये निकालना है, इसका आधा निकालना है। तो पहले तो पी एस क्यू निकालने तब तो आधा निकालेंगे। एक बात ध्यान से बताइएगा, एक बात ध्यान से बताइएगा, यदि एक आर्क पर, ये एक आर्क बनी हुई है, इस आर्क पर एक एंगल यहां पर बन रहा है मान लो 50 डिग्री, तो वहीं दोनों का इस्तेमाल करके यदि यहां पर मैं एंगल बनाऊं तो वो कितना बनेगा, तो सर वो एंगल भी कितना ही बनेगा, 50 डिग्री ही बनेगा। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है कि चाहे आप ऐसा बनाओ, चाहे ऐसा बनाओ, चाहे आप ऐसा बनाओ, ये सभी एंगल थीटा थीटा होंगे, कब, जब वो सर्कल के अंदर होंगे तब। तो सर यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें घूर कर, तो सर यदि इन दोनों का मैं इस्तेमाल करूं तो सर यहाँ पर यदि ये 60 आ रहा है तो सर यहाँ पर इन दोनों का इस्तेमाल करके ये भी 60 आएगा। तो सर ये यदि 60 डिग्री ही है तो इसका आधा निकालने का बोल रहा है ना, देखो हाफ ऑफ पी एस क्यू, तो वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न देखें, ये देखें, सॉल्व करना है भैया। प्लस वाले जो रहते हैं ना वहां अलर्ट हो जाए, प्लस और माइनस के वहां पर अलर्ट हो जाए, बाकी आपको कोई इशू नहीं आने 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 वाला है। चलिए 11 11 से कितना हो जाएगा, 121, प्लस 11 डिवाइडेड बाई 11 कितना हो जाएगा, 1, माइनस 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121, प्लस 11, प्लस 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121,
-11 हो जाएगा। माइनस में 121, ये 121 से 121 गया, ये 11 से ये 11 गया, तो एक सेकंड, हाँ ये 121 से 121 गया, एक बचा, एक ही आपका आंसर है। ठीक है, तो भाई लोग समझ में आ गया हो तो बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो भाई, कसम है आपको पड़ोसी की। ठीक है, अदरक धनिया पुदीना पड़ोसी सबकी कसम है आप। ठीक है, तो लाइक करना, पड़ोसी मतलब ये कि जो आपके बेट में साथ में बैठकर पढ़ रहा है वो, उसकी कसम है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है, दो संख्याओं का गुणनफल यदि आपको बोला जाए कि 726 है और एचसीएफ उनका 11 है, तो एलसीएम निकालिए। भैया वही क्वेश्चन है यार, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के। तो सर दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 726, एचसीएफ दिया हुआ है 11, एलसीएम निकालना है। कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर तूने रब ने बनाया। 66 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि साफ हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से देखिएगा भाई, 2 मिनट में क्वेश्चन देखिएगा। मैं 2 मिनट पानी पीता हूँ, आप 2 मिनट में क्वेश्चन को देखिए, मैं 3 मिनट में पानी पीता हूँ। ठीक है, चलिए देखें। तो इसमें आपसे बोला गया है कि यदि किसी समानुवाद के पहले 3 पद ये दिए हैं तो चौथा पद निकालिए, मतलब फोर्थ प्रपोर्शन निकालना। फोर्थ प्रपोर्शन, प्रपोज नहीं, फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अंतिम दो संख्या को गुना करो और पहले से बोलो कि तू इनको काट। मतलब आप खुद ही गुना कर रहे हैं, बाद में काटने का बोल रहे हैं, तो गुना करना नहीं है, क्योंकि जब कटना ही है तो पहले गुना करने की क्या जरूरत है। चलिए काटते हैं। 7 6 42, 7 5 35, 6 6 36, 6 5 30, 30 इज द आंसर। साफ हो गई क्या बात? एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और हर महीने इतनी बचत करता है। 72% यदि खर्च करता है तो 28% की बचत करता होगा, और उसी की कीमत यदि हुई है, तो उसके वेतन का 10% कितना होगा? सर वेतन हमने 100% माना ना, तभी तो हम बोल रहे हैं कि 72% खर्च कर रहा है तो सेव कर रहा है 28%। तो हमको इसके वेतन का 10% कितना होगा, 10 की वैल्यू निकालना है। तो 28 की कीमत दी हुई है 5740, तो 10 की कीमत निकालना है आपको। क्या बात समझ में आई? चलिए, तो हो जाएगा 5740, 28% के बराबर है, हमको 10% की वैल्यू निकालना है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले ध्यान दे, 2 जीरो सभी में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 28 के टेबल में कितने बार में आता है? 28 2 56 हो गया, 1 यहाँ। 28 5 हो गया, नहीं नहीं 0 बार में आएगा ना, यहाँ तो गलत हो रहा भैया कुछ। बोला जा रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति माह इतने की बचत करता है। तो 72% खर्च करने का मतलब ये होता है कि 28% बचाता है, और 28% की कीमत दी हुई है इतनी, तो उसके वार्षिक वेतन का 10% निकालिए। ठीक है भाई, तो ये तो आप निकाल लीजिए, फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, तो 28 2 56 हो गया, 1 यहाँ गया। 14 आता है क्या? नहीं, तो एक जीरो लेंगे तो पॉइंट लगाकर एक जीरो। 28 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 2050। लेकिन वार्षिक बोला था, मतलब 12 का गुना भी होगा। तो जीरो, 12 पंजे 60 का जीरो, 6 या 12 दूनी 24, तो 24,600 इसका आंसर है। अब देखो, हमको कहीं ना कहीं ये दो, देखो यहाँ पर गलती होने के चांसेस क्या है। आप अगर ये आंसर ले आए 2050, तो आपको देखकर लगेगा कि शायद एक जीरो कहीं छूट गया होगा, तो ये आंसर टिक लगा देता हूँ। भैया ये वार्षिक पूछा था तो इसको अपनी आंख खोल कर देखें, एनुअल सैलरी। ठीक है, तो एनुअल सैलरी मतलब 12 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। 12 का मल्टीपल ये भी है, 12 का मल्टीपल ये क्या? 12 दूनी 24, यहाँ 44 आ गया। 44 का मतलब ये होता है, देखिए आपको 12 का मल्टीपल भी है आंसर, और दूसरी चीज दो जीरो भी आ रहे हैं। तो दो जीरो यदि मैं हटा दूं तो सर दो जीरो तो कट गए, ठीक है, सब में कॉमन है। 12 का मल्टीपल एक ये है, 12 का मल्टीपल ये है कि ये नहीं है 12 का मल्टीपल। 12 एकम 12 ये भी नहीं है 12 का मल्टीपल। 12 एकम 12, नो, ये है 12 का मल्टीपल। तो दो आंसर में से आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्के पर भरोसा नहीं, ये लास्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चार में से तुक्का मारने से बेटर है दो में आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करें। ठीक है, चलिए। ए प्लस बी, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालिए। बीज गणित एलजेब्रा का क्वेश्चन है। एलजेब्रा में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब ये होता है ए प्लस बी, बड़ा ब्रैकेट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab, ये फॉर्मूला होता है। यदि नहीं पता तो ध्यान से इसको लिख लें। तो सर यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू 10 दी हुई है, ब्रैकेट में यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, माइनस में 3 इंटू ए बी कितना हो जाएगा? 3 6 18, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 82, तो कितना हो जाएगा? 820। 420 होता है वैसे, 820 आ गया चाची, 420 मूवी देखी आपने? 820 आ गया आंसर। चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर
ऑफ लेंथ 12, 13 एंड 5, इसका एरिया निकालना है जिसकी साइड ये दी हुई है। अब इसको आप ये फॉर्मूले से अगर निकालेंगे s इंटू एस माइनस ए, तो आपको नानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर यहां देखकर आपके घंटी बजना चाहिए कि ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 5, 12, 13 इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो सर हमको सिर्फ इन दोनों का मतलब है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा, 2 6 6 5 30, 30 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आप निकालेंगे तो आंसर इससे भी सही आएगा, लेकिन इससे आप लंबा जाएंगे। तो आपको ये देखकर समझ में आना चाहिए कि एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। वो सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो उनके अलावा जो दो साइड दी हुई है उनका आपस में गुना करेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपका आंसर 30 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, थीटा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब सुंदर एंगल है, आपको ये दिया हुआ है। चलिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा जोड़कर 2 कब आता है? तो सर आप बोलेंगे सर यदि मैं थीटा 90 मान लूं ना, तो यहां देखकर घंटी बजना चाहिए, ये भी 1 हो जाएगा प्लस ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू आप कितनी ही निकालें, 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 करें तो सर वो भी तो 2 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, कल को आपसे ये भी पूछ सकता था कि सर साइन की पावर 218 प्लस कॉसेक की पावर 436 निकालिए। देखकर नानी याद आ जाती है, पूरी दुनिया याद आ जाती है आपको कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको साइन और कॉस की वैल्यू याद है, इस तरीके से आपके दिमाग में घंटी बज गई है, तो आप इस क्वेश्चन का घंटा बजा कर आएंगे। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई आपको इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो आपको ये निकालना है। ये निकालने से पहले आपको इसका फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं पहले भी। आप इसको सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। हम्म हम्म तो यदि मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दूं, तो एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, एक तो होगा एक्स प्लस वाई, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में 3xy। ये तो क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया। इसके अलावा भी इसका एक और तरीका हो सकता है, और वो तरीका क्या होता है? तो वो तरीका होता है कि सर आप इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं, और वो होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, मान लो 2, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, एक्स वाई, ये एक्स वाई इसकी जगह। तो एक्स वाई माइनस में फिर एक्स वाई, भैया एक्स वाई में से एक्स वाई गया तो जीरो आ गया, और जीरो का किसी में भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा ना। तो यहां से आपको घंटी बच जाना चाहिए आंसर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, द रेडाई ऑफ एंड ऑफ फ्रस्टम ऑफ सॉलिड सर्कुलर कोन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 एंड 7 सेंटीमीटर इफ दिस फ्रस्टम इज मेल्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस एंड बेस आर इन द रेशियो दिस, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। यार ये क्वेश्चन तो बड़ा बहुत बुजुर्ग लग रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को यदि करने बैठेंगे तो समय लगेगा। भाई देखो, ये क्वेश्चन है समय लेने वाला, तो इसको या तो छोड़ा जाएगा, क्योंकि देखकर ही घंटी बज गई है कि इसको छोड़ना ही चाहिए। लेकिन एक चीज देख लेते हैं, हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन से आंसर आ सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना भाई। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? तो आप बोलेंगे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब होता है 22 अपॉन में 7, रेडियस का स्क्वायर, मान लेते हैं रेडियस और हाइट का ये 3x और 5x है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू में 5x। तो सर जो भी आंसर होगा ना, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए और 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या ये 11 का मल्टीपल है, 11 फोर जा 44, टू इधर गया, बिल्कुल नहीं है 11 का मल्टीपल। क्या ये मल्टीपल है 11 फोर जा 44? ये भी नहीं है। क्या ये मल्टीपल है 11 फोर जा 40 18? बेबी ये भी नहीं है भैया। आंसर 100% आपका यही है। क्या बात समझ में आ गई? देखो, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई कि आंसर इस तरीके से आपके आते हैं, आंसर इस तरीके से आपके आते हैं, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आपको कोशिश करना है कि ये फॉर्मूले से, अगर आपको दिख रहा है कि ये बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमको सिर्फ इससे ही नहीं करना है, हमको बेसिक से भी करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम जो होता है ना, वो कोन को काट कर बनता है। ध्यान से सुन लीजिएगा फ्रस्टम की कथा। फ्रस्टम कोन को काट कर बनता है, मतलब कोन इस तरीके का होता है। कोन को यदि मैं इस तरीके से यहाँ से काट दूंगा तो वो ये बन जाएगा, इस शेप में बनेगा। तो इसमें यहाँ पर इसकी जो रेडियस छोटी वाली दी हुई है ये 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और बड़ी वाली दी हुई है बोला जा रहा है 28। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इसकी हाइट दी जा रही है ये बोला जा रहा है 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाइट दी हुई है 45, रेडियस दी हुई है छोटी वाली 7,
बड़ी वाली रेडियस दी हुई है 28, तो आपको बोला जा रहा है कि इसको पिघलाकर बनाया जा रहा है सिलेंडर। तो सर यहां से वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, तो सर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम सिलेंडर के इक्वल होगा। तो मैं ये बोलता हूँ, इसको तो हमने मान लिया था ना 3x और 5x, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा? तो फ्रस्टम का यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो बहुत ही सुंदर फॉर्मूला होता है इसका, पाई इंटू में हाइट अपॉन में 3, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। और ये सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलेंगे सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एक सेकंड, हमने सरफेस एरिया निकालने का बोला था ना, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए, हाँ ठीक है, फिर भी हमारा आंसर तो सही है। पिछले वाले में देखो, मैं आपको वॉल्यूम निकालने का बता दिया, लेकिन वॉल्यूम में भी पाई होता है और सरफेस एरिया में पाई होता है, तो उस हिसाब से आंसर सही है 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, हाइट दी हुई है यहाँ पर 45/3, तो ये 15 हो जाएगा। आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784 प्लस 49 प्लस 7 × 28 कितना हो जाएगा? 56 प्लस 140, तो 140 और 56 हो जाएगा 196 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये रेडियस का स्क्वायर किसका है? सिलेंडर का है। तो सिलेंडर का आर स्क्वायर 9x स्क्वायर 45x क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कुछ आएगी और फिर उसको पुट करेंगे यहाँ पर, उसका एरिया वो निकालेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी लॉन्ग प्रोसेस हो रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया कि आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया अगर अपन निकाल लें सिलेंडर का, मैं वॉल्यूम निकाल दिया गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी वही आएगा, 2πr/h होगा। तो आप देखेंगे कि आंसर में ना 2 इंटू में 22/7 आएगा। रेडियस दी हुई है मान लीजिए 3x और ये दी हुई है 5x। तो आप देखिए 5, 3 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, 22 का मल्टीपल मतलब 11 का मल्टीपल, तो एक ही आंसर है। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 3 का मल्टीपल तो है क्या? ये 3 का मल्टीपल है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 8 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। और ये देखिए 8 और 6 14 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ यही है। तो इस तरीके से आंसर सॉल्व करना है। चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन, पहले तो इनका भैया रेशियो ले लो, यही 4/5 बन गया, ये सब काट दो बराबरी से। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 3 9 + 1 10 माइनस 10/3 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 + 1 5/4। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय में क्या चल रहा है? 1/3 प्लस 1/5 और इंटू में 1/9। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको बहुत ध्यान से। पहले तो ये डिवाइड करना है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स 20 और 15, तो हो जाएगा 5/6। अब इसमें डिवाइड चल रहा है 1/2 इंटू में 5/4। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कौन पहले सॉल्व किया जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इंटू बनाकर मैं यदि अपोजिट लिख दूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 3 जा कट गए। अब 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 5 4 20, 20/12 आ गया ऊपर, और नीचे क्या बच रहा है देखिए आप, 9 5 जा 45, 1/3 प्लस में 1/45, तो ये हो जाएगा 16/45। ठीक है, चलिए काटा और पीटी मचाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू में 45/12 इंटू में 16। चलिए काट देते हैं। किससे कट रहा है? 3 4 जा 12, 3 15 जा 4 5 जा, कहीं आंसर में मिस्टेक कम हो रही क्या भैया? ओके, ये 4/5 सिर्फ यहाँ था ना यार, ये मल्टीप्लाई में पूरे में है, हमने क्या कर दिया, ये 4/5 यहाँ नहीं आएगा ना, ये तो इनके साथ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, 4/5 यहीं रहेगा और इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10/3 में से 5/3 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा ये? 20 माइनस 15, तो 5/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। और इंटू में इसको कर सकता हूँ मैं 2 लिख सकता हूँ, और इंटू में 5/4 चल रहा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है? तो आप डिवाइडेड बाय आपको पता है 16/में नहीं नहीं 16 नहीं 5, 15, हाँ 16/45 चल रहा है, 16/45 चल रहा है। तो सर यहाँ पर देखूंगा, तो मैं 5 5 ये 2 3 जा 6, तो 25/12 हो जाएगा, तो 4/5 इंटू में 25/12 हो जाएगा, और यहाँ 16 चल रहा था, और ये आ जाएगा 45। ठीक है, चलिए काट देते हैं, 4 4 जा 16। ठीक है, 5 9 जा 45। ठीक है, ये भी अब कट सकता है क्या किसी से? 3 4 जा 12,
3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 75 अपॉन में 16 कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ गलत हो रहा है ये क्वेश्चन? फिर से चेक करते हैं, कहीं पर मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें मैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसको 4/5 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अगर इसको हम सॉल्व करें, 3 3 जा 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 3 माइनस में 2 2 जा 4 + 1 5 अपॉन में 2, तो 20 और 15 मतलब कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 6। डिवाइडेड बाय था तो उसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 2, और ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, POD। हाँ समझ में आ गई मिस्टेक कहाँ हो रही है, ठीक है। इसको 1/2 ही रहने देना है। मिस्टेक समझ में आ गई है, 4/5 चल रहा था यहाँ पर भैया, और इनटू में चल रहा था, इसको सॉल्व करके 5 अपॉन में 6, ये डिवाइड चल रहा है 1/2, और ऑफ चल रहा है, और इनटू में चल रहा है 4 1 4, 5 अपॉन में 4, ठीक है। और डिवाइड में फिर देखिए, इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, वो चल रहा है 1/3 प्लस 1/45। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ ऑफ पहले सॉल्व होगा डिवाइड से, हालांकि BOD ऑफ पहले सॉल्व होता है डिवाइड से, और हम इसको मल्टीप्लाई लेकर सॉल्व कर रहे थे, तो ये पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 4 जा 8, तो ये 5 अपॉन में 8 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 6, 5 अपॉन में 6 डिवाइडेड बाय में 5 अपॉन में 8। अब आगे क्या आ गया, तो ये नीचे आ जाएगा 16 अपॉन में 45, ये ठीक है। अब फिर क्या बन रहा है यहाँ पर सर, तो मैं बोलूंगा 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसका, तो ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 मल्टीप्लाई में 8/5, 5 से 5 कटा, 2 4 जा 2 3 जा, तो 4/3 ऊपर आ रहा है भैया, 4/3 ऊपर आ रहा है, और नीचे आ रहा है 16 अपॉन में 45। अल्टा और पलटी कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/5 इंटू में 4 इंटू में 45 डिवाइडेड बाय में 16 इंटू में 3, बस। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 से कट गया, तो ये 3 आ गया आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको बोर्ड मास लगाते समय, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन भाई स्टार लगा लो, इसका फिर तरीका बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला। जब भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू P दिया हो, और आपसे बोला हो कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा निकालना है, तो गांठ बांध लो। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, गांठ बांध लो, और वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट ये निकालना, तो वो होता है 2 माइनस में P²। तो आप बोलेंगे ये कैसे हुआ सर, देखिए ये डेरिवेशन से हुआ, पूरा सॉल्व करने पर आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर P की जगह क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे √sin थीटा, बस पुट कर दो। यदि हमको ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, √2 माइनस P² मतलब क्या, √2 साइन थीटा का स्क्वायर। ये तो ये अंडर रूट में ही क्या रहेगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं 2 बाहर ले आऊं तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूट लग गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में रहेगा 2 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √2, और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा, तो √2 कॉस थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री ए कमिंग इन ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। मार्च अप्रैल में जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनका रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री ए। कंट्री ए, कंट्री ए कहाँ पर है भैया, कंट्री ए, ये है कंट्री ए। उनका रेशियो दिया हुआ है, कब की बात चल रही है, मार्च, मार्च एंड अप्रैल में। मार्च कहाँ पर है सर, देखिए मार्च 20%, अप्रैल कहाँ पर है, ये 25%। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है यार, एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ये दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें क्या बोला गया है, कंफ्यूजिंग कर रहा है। ये तो आपका दिया कि जनवरी में कितने टूरिस्ट आए हैं, तो हम देखते हैं मार्च में कितने आए हैं, तो मार्च में 20% आए हैं। तो 20% का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर 6 टोटल 60,000 टूरिस्ट है, 60,000 टूरिस्ट है, 60,000 का 20% यदि मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 12,000। और अप्रैल में कितने आए हैं, तो आप बोलेंगे अप्रैल में 25% आए हैं, तो इसका 25% यदि मैं निकालूंगा तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। मार्च अप्रैल आ गया। अब उसने बोला कि द रेशियो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री ए कमिंग इन मार्च एंड अप्रैल। तो अब देखिए, मार्च में ए से कितने आए, दोनों का रेशियो निकालना है। मार्च में ए से कितने आए, तो ए से मार्च में कितने आए, ध्यान से देखिएगा। मार्च में जो ए से आए वो 3 आए हैं टोटल 5 में से, तो इसका 3/5 निकालना है। तो इसका 3/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2400, 24 या 72, तो ये हो जाएगा 7200। और अप्रैल में कितने आए हुए हैं, तो आप बोलेंगे अप्रैल में आए हुए हैं सर
8 आए टोटल 15 में से, तो टोटल 8 आए हैं 15 में से, तो वो हो जाएगा 8000। इन दोनों का रेशियो लेना था, तो बस सुन सा बसुन प्यार की धुन, 8 9 से 72, 8 10 सा, तो 9 10 रेशियो हो जाएगा। ये आ गया 9 10 रेशियो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5 12 13, पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है भैया। 5 12 13 आपका रेशियो दिया हुआ है, पेरीमीटर इतना है, तो यदि मैं इन सबको जोड़ लूं, मान लेता हूँ एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो टोटल अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो पेरीमीटर इसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो 30x आ रहा है, और उसकी वैल्यू दी हुई है 90 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो एक्चुअल साइड कितनी है, तो आप बोलेंगे 5x मतलब 15, 36, 39, ये एक्चुअल साइड है। तो एरिया निकालना है। एरिया भैया राइट एंगल ट्राइंगल तो देखकर घंटी बजी गई थी, तो क्या होगा, एरिया हाफ, बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 36। कुछ भी मान सकते हैं इनको आगे पीछे, बस सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, इसको बख्श देना, छोड़ देना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 बार में, 18 5 जा 90 का 0 9 कैरी ओवर, 18 1 जा 18 और 9, 18 और 9 27, तो 270 इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 की औसत चाल से तय करती है, मतलब मसूरी जाती है टूरिस्ट वैन 36 की स्पीड से, और रिटर्न आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अच्छा, जितनी दूरी जा रही है उतनी ही आ रही है। जब दूरी जितनी जाना है, रेगुलर चलना है, तो वहां पर दूरी जब बराबर हो, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका ट्वाइस ऑफ S1 S2, अभी पिछले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ, आज ये दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आज ही बताया, इसी शिफ्ट में भी पहले कर चुके हैं, S1 प्लस S2। तो 2 इंटू में 36, जब कटना ही है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, और ये जोड़कर 96 आ जाएगा, 96। ठीक है, 12 8 जा 96, 12 5 जा 60। ठीक है, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, 9 5 जा 45, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इतना। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दी हुई है, तो उसको हम x मानते हैं 17 किलोमीटर प्रति घंटे, और y स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यदि डाउन स्ट्रीम जाना है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है बोट और उन दोनों की जोड़कर, तो वो टोटल कितनी हो जाएगी, 17 प्लस 5 22। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको सर यदि इतनी 110 की दूरी 22 की स्पीड से कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मैंने वही किया यहाँ पर। तो 110 किलोमीटर 22 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो 5 बार में जाएगा, 5 घंटे लगेगा इसको भैया, 5 आवर। If the price of item increase by 70%, then allow a scheme discount of 5%, 20% market price. If price paid in cash, then additional discount of 20% allowed. देखिए भैया, पहले प्राइस को 70% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, फिर उसको 5% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर उसको 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर यदि वो कैश में पे कर रहा है इसलिए उसको एक बार और 20% का दिया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि 70% बढ़ाकर ये 3 डिस्काउंट दे रहा है। भैया सक्सेसिव के केस में एक बार याद रखना, परसेंटेज को आगे पीछे हम कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले वस्तु को 70% बढ़ा दिया, मतलब 100 से 170 कर दिया, ठीक है, फिर 5% कम कर दिया। 5% कम करने का मतलब ये होता है सर कि उसको 19 कर दिया 20 से, फिर 20% कम कर दिया, मतलब उसको सर 5 4 कर दिया 5 से, फिर 20% कम कर दिया सर, मतलब 5 कर दिया 4 से, कर दिया 5। क्या इतनी बात साफ होगी, उम्मीद है कि साफ तो हुई होगी। ठीक है, चलिए 2 से काट देते हैं सर, 2 2 जा 4, सुन से सुन कट गया, ठीक है, और कितना बचा सर, तो आप बोलेंगे 17, 4 2 जा 8, 17 इंटू 19 इंटू 8 अपॉन में 100 इंटू में 25। इस 100 को छेड़ने की कोशिश ना करें, इस 25 से काटने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो सर अब आपको दिख रहा होगा बड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं है भाई लंबा, आप ध्यान से सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, 17 9 जा होता है 153 का 3, 15 यहाँ, 17 1 से 17 में 15 ऐड किया तो 32 आ जाएगा, इंटू में 8 अपॉन में 100 इंटू में 25। चलिए, तो 8 3 जा 24 का 4 आ जाएगा, 2 यहाँ, 8 2 16 और 2 18 का 8 आ जाएगा, 1 यहाँ, 8 3 24 प्लस 1 25 अपॉन में 25 इंटू में 100। चलिए, चलिए 25 से काटे, 25 1 जा 25, और 0 लगाएंगे, 25 3 जा 75, कितना बच रहा है 9, 9 बच रहा है 9। ठीक है, 9 अभी भी बच रहा है, 9 बच रहा है, तो एक पॉइंट लगाकर एक 0 लगाएंगे, 25 3 जा एक सेकंड, किससे काट रहे थे, 25 से काट रहे थे ना, 25 3 जा 75, 9 बच रहा है, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे, फिर 25 3 जा, तो आप देख रहे हैं 3.3 आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं 100 से 3.103.3 हो जाना मतलब 3.3% के समथिंग इंक्रीमेंट होना। तो यही यही तो आंसर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा तरीका और मेरे को सूझ रहा है, थोड़ा सा एक और माइंड में आ रहा है, आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल तरीके इसलिए बता रहा हूँ भाई, एग्जाम में आपको सभी आना चाहिए। 100 से 170 हो गया, ठीक है, कितने का डिस्काउंट? 70% इंक्रीज कर दिया। अब वो बोल रहा है कि 5% डिस्काउंट, बोल दो 5% बाद में देना, पहले 20-20% निपटा दो। पहले 20% का डिस्काउंट दे दो, आगे पीछे दे सकते हैं डिस्काउंट, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमको क्या देना है? 5% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट, फिर तीसरा 20%। तो 20% पहले दे दो। तो अगर मैं इसमें से 20% का डिस्काउंट दूंगा तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 20% मतलब 34 माइनस कर दूंगा, 34 माइनस कर दूंगा। तो इसमें से यदि मैं 34 माइनस करता हूं तो कितना जाएगा? 136। ठीक है, अब इसमें फिर मैं 20% का दे देता हूँ डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट का मतलब होगा 136.2 इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा? तो 72, तो 2.72, नहीं 27.2, 27.2 का डिफरेंस दे रहे हैं। तो 27.2 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? मैं मान लेता हूँ 28 माइनस कर देता हूँ। तो 28 माइनस करूंगा ना तो कितना आ जाएगा पता है? 28 माइनस करूंगा इसमें से मैं तो 108.8 आ जाएगा ना। हमने कितना 0.2 माइनस करें, हाँ ये आ जाएगा 9,736। हाँ इतना ही आ रहा है। अब इसमें फिर हम 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसमें 5% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो इसका 1.08 इंटू 5 कर देंगे तो ये 5 8 40, तो 5.04 हो जाएगा। तो लगभग 3 के समथिंग ही तो पहुंच गया। यही आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। राजेश इन्वेस्टेड 10,000 बाय डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। राजेश ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बहुत ही सही तरीका बता रहा हूँ इसका, ध्यान से देखिएगा। ए और बी स्कीम में शिफ्टिंग मेथड से इसको करेंगे। मान लेते सर ये एक्स रुपए है और ये वाई रुपए है। यदि इन दोनों पर, ये बोल रहा है इस पर 8% दे रहा है और इस पर 10% दे रहा है, मान लेते हैं ब्याज, और 2-2 साल की बात चल रही है सर, 2-2 साल की बात चल रही है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं सर कि इधर भी 16% दे रहा है और इधर 20% दे रहा है और ओवरऑल जो उसको मिल रहा है वो 1680 रुपए मिल रहा है। मैं बोलता हूं कि सर यदि यहां पर भी, ध्यान से सुनिएगा, आप शिफ्टिंग मेथड क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत घूर के देखिएगा। यदि यहां 16% है, मैं मान लेता हूं सर यहां पर 16% प्लस 4% तो होगा ना, होगा। तो आप बोलेंगे सर ये 16%, ये भी 16% अगर होता तो ये टोटल 16% के बराबर होना था। तो सर किसका? यदि 10,000 का मैं 16% निकालूंगा तो वो हो जाएगा 1600। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये आ रहा है 1680, तो ये 80 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आ रहा होगा? इसी 4% के कारण। तो जो वाई का हिस्सा है ना, वाई का जो 4% वाला हिस्सा है ना, उसी की कीमत तो आपको 80 रुपए आई हुई है। तो यदि मैं यहां से निकाल दूंगा तो सर ये उधर जाएगा ना। तो 80/4%, 4% हटाकर मैं यहाँ 100 लगा देता हूँ। 425 जा 25 8 जा कितना होता है? 200, तो ये 2,000 हो गया। तो वाई वाला पार्ट, वाई की कीमत अगर 2,000 आ गई तो पहली वाली कीमत कितनी होना चाहिए? 8,000। यही बेस्ट तरीका है भाई इसका करने का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज ड्यूरिंग 2021 ओवर 2018-19 इन एजुकेशन आउटले? एजुकेशन आउटले में इसमें 2021 से में कितना इंक्रीज हुआ है इसके कंपेयर में? तो सर यहाँ पर तो मुझे 100 इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, 100 इंक्रीज होते दिख रहा है। कितने पर? 81 है। क्या हो रहा है भाई? ये क्वेश्चन में क्या बोला है? 2021 से ओके 2018-19, 18-19 ये होता है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 8,000 के कंपेयर में 8200, 8,000 के कंपेयर में 8200 में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला? तो सर 200 रुपए का मिला। कितने पर? 8,000 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। सुन सा बसुन, प्यार की धुन, एक सुन से सुन कटा, तो ये काटेंगे तो 2.5% आ जाएगा। 2.5% इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर दिस रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज दिस, द लार्जर नंबर ऑफ द टू नंबर इज। तो मान लेते ये दो नंबर हैं 5x और 7x। तो सर हमने वो फॉर्मूला पढ़ा, अगेन देखो सेम पैटर्न के 3 क्वेश्चन रिपीट कर दिए भैया, इनको क्वेश्चन बनाते नहीं आते हैं क्या? इतने सारे टॉपिक्स हैं लेकिन वही वही दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए जहां से इनने क्वेश्चन उठाकर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में इनने मतलब हर वैरायटी में डिवाइड कर सकते थे, 50 क्वेश्चन में भी एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तभी कट ऑफ हर कुछ जाता है। तो ये 5x इंटू में 7x इज इक्वल टू 5 इंटू में 175। 5 7 जा 35, 35 के टेबल में ये कितने बार में जा सकता है? 35 5 जा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 25। तो x कितना आ गया? 5। क्या निकालना भैया?
लार्जर नंबर निकालना, लार्जर नंबर कितना था 7x, तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू में 5, 35। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 10 की वैल्यू दी हुई है, आपको फाइंड साइन ए निकालना है। भैया देखिए 10 की वैल्यू दी है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वही दिया हुआ है 4 अपॉन में 3, तो बेस अगर 3 है परपेंडिकुलर 4 है, तो ये तो ट्रिपलेट दिख रहा है, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ से 5 आ जाएगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो उसी के बेस पर यदि मुझे साइन ए निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर तो दी हुई है 4 और हाइपोटेन्यूस है 5, तो 4/5 इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% ब्याज की दर से राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली। ठीक है सर, इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इतनी थी। मतलब देखो उसने 10% के हिसाब से ली है, तो 10% के हिसाब से उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 10 की जगह 11 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 वर्ष की बात है, मतलब 5 वर्ष बाद वो इतना पे कर रहा है, तो मतलब सर 5 वर्ष में ये रेशो ऐसा 5 पावर लग जाएगी, 5 पावर लग जाएगी। मतलब 10 की पावर 5 से प्रिंसिपल प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 11 की पावर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो सर यहाँ पर वही अमाउंट का जो रेशियो दिया हुआ है, जो 11 की पावर 5 दी हुई है, उसी की कीमत दी हुई है 1,61,051। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालना चाहें, तो प्रिंसिपल यहाँ से अगर मैं ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना चाहूँ, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर 10 की पावर 5, तो वो कैसे निकलेगा 1,61,051 बटे में 11 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 5, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं जितना आपको देखकर लग रहा है। अब उसमें बोला गया है देयर इज नो पेनल्टी, मतलब पेनल्टी नहीं होने के कारण जोनाथन को अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ जिससे उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया, तो उसे कितना भुगतान करना होगा। मतलब उसने 3 वर्ष पहले, देखो जोनाथन ने 3 वर्ष पहले लिया था, मतलब 3 वर्ष पहले लिया था, मतलब आज उसको 3 साल हो गए और वो आज ही पैसे चुकाने का बोल रहा है, मतलब 3 साल में ही चुकाने का बोल रहा है। तो एक बात बताइएगा, ये तो प्रिंसिपल था सर, ये तो प्रिंसिपल था, 3 साल में अगर चुकाने का बोल रहा है, तो वो जो रेशियो है वो 10 की पावर 3 से 11 की पावर 3 बनेगा। मतलब ये जो प्रिंसिपल है वो 10 की पावर 3 से 11 की पावर 3 बन जाएगा ना, बस। तो यही निकालना था, तो 10 की पावर 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 11 की पावर 3 ये 2 बार में कट जाएगी, तो ये जो रेशियो बचा वो क्या बचा 161,051 बटे में 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। क्या 11 का स्क्वायर ही रहने दो, और ऊपर आ जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। चलिए 11 से काटते, 11 वन जा 11 5 इधर, 11 4 जा 44, 7 इधर, 11 6 जा 66, 11 4 जा 44, 11 1 जा, फिर 11 से काटेंगे तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 1 जा, तो 13 31 सुन सबा सुन, तो 1,33,100 इसका आंसर जाएगा, इतना चुका कर वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हमेशा मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, पहले वो 5 वर्ष में बोलने की बोल रहा था, अब उसने 3 वर्ष में ही पे करने का बोल रहा है, तो सर 5 वर्ष में कहीं ना कहीं 10 की पावर 5 से वो 11 की पावर 5 जमा करता है, क्योंकि 10% ब्याज था। लेकिन अब वो 10 की पावर 3 से 11 की पावर 3 ही पे करेगा, तो कहीं ना कहीं इनको काट कर इनका डिफरेंस लिख दें 11 की पावर 2, और इनको काट कर इनका डिफरेंस लिख दें 10 की पावर 2, तो ये आ गया प्रिंसिपल और ये आ गया निकालने वाला, ये आ गया प्रिंसिपल और ये आ गया अमाउंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो हमारी वैल्यू हो रही है ना भैया, इसको हम इससे इक्वेट करके हमारा डायरेक्ट आंसर ये आ जाए। ठीक बा, तो हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर 1,61,051 जो है वो 11 की पावर स्क्वायर के बराबर, और निकालना क्या है 10 की पावर स्क्वायर, तो आंसर आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, पहले 10 किलोमीटर वो जाता है, और दूसरे 10 किलोमीटर फिर अच्छा 40 किलोमीटर की दौड़ है ना, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये। पहले 10 किलोमीटर जाता है, 40 किलोमीटर है, तो अगले 10 किलोमीटर, तीसरा 10 किलोमीटर और चौथा भी 10 किलोमीटर बोल रहा है, 4 10 किलोमीटर मैंने कर लिए। ठीक है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे द्वारा लिए गए समय का 2 गुना है, इसका 2 गुना समय इधर लग रहा है, और तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय का आधा है, तीसरे में जो लिया है वो इसका आधा है, 1/2 गुना है। ठीक है सर, अब आगे क्या बोला है, चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर लिए गए समय का बराबर है, मतलब चौथे में जो समय लिया गया है और इसमें जो लिया है वो बराबर है भैया। ठीक है सर, द स्पीड ऑफ फर्स्ट 10 किलोमीटर इज 40, अच्छा पहले 10 किलोमीटर में उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे यदि 10 की स्पीड से जाएगा, तो यहाँ पर जो टाइम निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर जा रहा है 40 की स्पीड से, तो 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट का समय। तो सर यदि पहले समय में उसको 15 मिनट लगेगा, तो यही समय तो वो आखिरी में बोल रहा था 15 मिनट लगेगा, और इसका आधा तीसरे में लगेगा, देखो इसका आधा तीसरे में, तो यहाँ 7.5 मिनट लगेगा।
और यहाँ पर इसका 2 गुना लगेगा इधर, तो मतलब इसका इसका ऐसा क्या होगा यहाँ की 2 गुना हो जाए, 7.5 का ही 2 गुना होगा। तो सर यहाँ पर ये टोटल टाइम आ जाएगा अपने पास। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 15, 7.5, 7.5 और 15, तो टोटल ये हो जाएगा 30 और 15 45, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो काट देते हैं। 1 सेकंड, 40 किलोमीटर आ रहा है और ये मिनट में चल रहा था ना, तो ये मिनट को आर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। 15 3 जा, 15 4 जा, तो ये हो जाएगा 160 अपॉन में 3, तो यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 5:3, उनका डिफरेंस दिया हुआ है 34, तो स्मॉलर नंबर निकालिए। भैया उनका डिफरेंस यहां से हमको कितना दिख रहा है, 2, 2 की कीमत कितनी है 34, तो एक की कीमत कितनी आ गई 17। स्मॉलर नंबर कितना है 3, तो 3 की कीमत कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 17 तिया 51, 51 3 की कीमत आ जाएगी। तो सर 51 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। दो सर्कल है जिनकी रेडियस दी हुई है, त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, बिंदु ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, एक ये सर्कल है और क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, अच्छा कॉर्ड भी बन रही है भैया। तो दो सर्कल है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इनका मिलन हो रहा है यहाँ पर। तो सर यहाँ पर ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, उसने बोला उसके अकॉर्डिंग। तो ये होती है कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ये क्या होती है, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, जीवा। और वो कितनी है 12, ये 12 दी हुई है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला मैं बता दूंगा, फॉर्मूला समझ में आ गया क्या लग रहा है यहाँ पर। पहले की एक की रेडियस दी हुई है, मान लेते हैं ये रेडियस है, ये रेडियस मान लेते हैं हम। और वो रेडियस दी हुई है कितनी 13, और दूसरे की रेडियस मान लेते हैं सर, ये सर्कल की वो सेंटर था, और दूसरे की रेडियस से मान लेते हैं 15। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये जो सर्कल बन रहा है इस तरीके से, तो इसमें ये यहां से अगर मैं इसको जोड़ दूं, तो ये तो रेडियस हो गई सर। ये यहां पर आधा अगर मैं लूं तो वो 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 6 होगा, और ये ले लूं तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है, तो सर ये 13 है, ये 6 है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे से क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो सर ये अगर निकल जाएगा तो आधा इसका भी ऐसे निकल जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर अगर इसकी मदद से मैं निकाल लूँ ये रेडियस, तो रेडियस नीचे वाला जो डिस्टेंस है, तो वो जो डिस्टेंस आ जाएगा ये यहाँ वाला आधा, तो वो कैसे निकलेगा 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकलेगा, और आधा फिर इससे निकलेगा, तो आधा ये कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे 6 और नीचे वाला वही ये 15। आई होप कि समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, हाँ सही सुना आप लोगों ने। मैं फिर से बता रहा हूँ, ड्रॉ अच्छे से नहीं हो पाया। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दो सर्कल हैं, उसमें ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये 12 दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ तक जो होगा ना, ये 6 होगा और ये आधा 6 होगा। अब यहाँ पर ये सेंटर की दूरी पूरी निकालना है, ये दो सेंटर है। तो मैं यहाँ पर यह बोल रहा हूँ आप लोगों से, सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर यदि ये दिया हुआ है कितना 13 और ये दिया हुआ है 15, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपसे यदि ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालना हो और ये ट्राइंगल के यदि मैं यूज करूँ, तो सर ये 13 6, तो उसकी मदद से ये निकाल सकता हूँ बेस। तो वो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट कर दूंगा, तो उससे मुझे सिर्फ इतनी दूरी मिल जाएगी। और अगली इतनी दूरी निकालना मुझे ये वाली, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए भी वही करूंगा सर, अंडर रूट में 15 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, और उन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये टोटल दूरी आ जाएगी ये वाली, और वही तो डिस्टेंस है। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 36, तो अंडर रूट इसका करेंगे तो आ जाएगा 133, प्लस इसका करेंगे तो 225 माइनस में 36, तो कितना हो जाएगा 189, तो अंडर रूट में 189, तो यही आपका आंसर है। तो इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो सेंटर की, तो उसका तरीका क्या है, अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे रेडियस, रेडियस 1 का स्क्वायर, रेडियस 1 का स्क्वायर माइनस ये जो आपको दिया था कॉर्ड ना, तो ये कॉर्ड जो है ना, जो भी कॉर्ड है मान लेते कॉर्ड सी है, सी कॉर्ड है, कॉर्ड सी जो दी हुई है ना कॉमन कॉर्ड, उसका आधा करेंगे उसका स्क्वायर, प्लस अंडर रूट में रेडियस 2 माइनस जो भी कॉर्ड दी हुई है उसका आधा करेंगे और उसका स्क्वायर, तो इस तरीके से आपका ये डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें। 3 बकरियां और 5 बकरे, नहीं 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 नहीं, 3 बकरियां और 5 भेड़े या भेड़े है ना, तो देखिए भैया 3 बकरियां या 5 भेड़े मतलब शीप किसी काम को 54 दिन में कर देते हैं, ये मिलकर किसी काम अकेले अलग अलग है ना 54 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मेरे को इनकी एफिशिएंसी निकालना हो, सर इनका काम मतलब बराबर दिन में करते हैं, तो यहाँ से बकरियां मतलब गोट लिख गोट लिख गोट
गॉड्स लिखते हैं ना, बकरियां। तो सर यहाँ पर जो बकरियां हैं गॉड और शीप का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो टोटल वर्क आप कैसे भी निकाल सकते हैं सर, आप बोलेंगे 3 इंटू में 5 इंटू में 54, ये टोटल वर्क आ गया। किससे कराना है? तो बोला 6 बकरियों से कराना है, यही काम आपको 6 गोट से कराना है और 8 शीप से मिलकर कराना है। तो आप बोलेंगे 3 इंटू में 5 इंटू 54, ये तो टोटल वर्क हो गया। और 6 इंटू गॉड की एफिशिएंसी कितनी है? 5 प्लस 8 इंटू में 3, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 5 इंटू में 54 अपॉन में 30 और 24 कितना हो जाएगा? 54। ये 54 से 54 गया, 3 5 जो 15, तो 15 आंसर है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक के पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये पूरे 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और यदि अच्छे लगे भाई तो चैनल को, जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करना। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखना। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाके आप जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट है आपके वहां पोस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अगली क्लास में मिलते हैं एसएससी सीपीओ के अगले 50 क्वेश्चंस के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।